टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आता है, इन एवरी अटेम्प्ट इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। प्लस अगर अलग से क्वेश्चन आप बोलते सर हम ऑप्शन में छोड़ देंगे कुछ और देख लेंगे, तो आपको मालूम है कि कैसे पीजीपी टोटल इनकम के क्वेश्चन में फंसा देगा या कहीं और किसी तरीके से वहां पे कर देगा। तो सबसे पहले बेटा टीडीएस में एक होता है पेयर, एक होता है पेई। तो पेयर जब पेई को पेमेंट करता है ना, ठीक है, या पेयर जब पेई को पेमेंट करने के लिए एंट्री करता है ना, क्रेडिट करता है ना उसका अकाउंट, तब वहां पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ सकता है। बट अगर पेयर जब पेई को पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट पेई के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, मतलब एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर पेयर पेई को पेमेंट कर रहा है और वो उसके हाथ में टैक्सेबल है दोस्तों, तो टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। कब डिडक्ट करोगे? तो सर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शन है। 9 सेक्शन के केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करोगे तभी आपको काटना पड़ेगा। 192 192 ए 192 आपका आता है टीडीएस ऑन सैलरी, 192 ए प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड, 194 बी विनिंग्स, 194 बीबी हॉर्स रेसेस से विनिंग, 194 बी ऑनलाइन गेमिंग से विनिंग, 194 डीए सर वहां पे आपका इंश्योरेंस जो मिला इसी पैसा मिला उसका, 194 एन कैश विड्रॉल एंड 194 एल ए कंपल्सरी क्वेश्चन केस में आपका टोटल ये जो 9 सेक्शन केस में टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पेमेंट करोगे तब काटोगे। बाकी जितने भी सेक्शन है, ठीक है, बाकी सारे सेक्शन है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग अकाउंट ऑफ पेई। जब ये पेयर इसका अकाउंट क्रेडिट करेगा, इसको क्रेडिटर बनाएगा वो, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर को टैक्स काटेगा। ये काटना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि सर काटेगा तभी तो जमा करवा पाएगा, और जमा करवाने की जो डेट होती है वो अगले महीने की 7 तारीख होती है। जिस महीने में डिडक्ट किया है, अप्रैल से लेकर के फेब तक जिस महीने में डिडक्ट किया है, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना पड़ेगा सरकार को। और मार्च के मंथ का टैक्स आपको अगले महीने की 30 तारीख तक जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा टाइम पे नहीं किया तो देर इज इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट सर वहां पे आपका अगर नहीं डिडक्ट करने का है तो 1% पर मंथ है, और पार्ट ऑफ द मंथ मतलब एक दिन भी ऊपर हुआ तो पूरा महीने अकाउंट होगा। और अगर काट के डिपॉजिट नहीं करवाया तो 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। ये चीज ध्यान रखने का है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा वहां पे आपका आता है, ठीक है, काटना कब है? तो 9 सेक्शन 194 194 सॉरी 192 192 ए 194 194 बी 194 बीबी 194 बी ए 194 डी ए 194 एन एंड 194 एल ए। इन 9 सेक्शन केस में एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बाकी सारे सेक्शन में एट द टाइम पेमेंट क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, जिस महीने में काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख जमा करवाओ। मार्च में काटा है तो 30 अप्रैल तक जमा करवाओ। सर कुछ कॉमन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं टीडीएस से रिलेटेड। टोटल बेटा वहां पे 6 सेक्शन है, 194 आर्चीज, टोटल 6 सेक्शन है, 194 आर्चीज। ठीक है, मैं जब आपको पीजीपी का मास्टर क्वेश्चन करवा रहा था तो वो एसआर के वाला जो पेमेंट किया था वो वहां पे आपका ये चीज हमने डिस्कस करी थी। 194 आर्चीज, 194 ए 194 आर, 194 ए कवर होता है इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, 194 आर कवर होता है अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन में कोई वहां पे आप पेमेंट कर रहे हो, नॉट प्रोफेशनल फीस, सर कोई भी गिफ्ट वैल्यू बेनिफिट वगैरह। 194 सी कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कर रहे हो, 194 एच कमीशन का पेमेंट कर रहे हो, 194 आई रेंट का पेमेंट कर रहे हो, 194 जे प्रोफेशनल फीस टेक्निकल फीस पे कर रहे हो। तो ये बहुत रेगुलर पेमेंट होते हैं जो सब लोगों को करने पड़ते हैं सारे के सारे। अब उसमें अगर पेयर एक इंडिविजुअल एचयूएफ है बेटा, अभी वो इंडिविजुअल एचयूएफ मान लो छोटा इंडिविजुअल मतलब जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर या ग्रॉस सी टैक्स ऑडिट की लिमिट तक था, अप टू टैक्स ऑडिट लिमिट मतलब अप टू 1 CR उसका टर्न लास्ट ईयर, क्योंकि हो सकता है टीडीएस तो उसको पहले ही दिन काटना पड़े, वेरी फर्स्ट डे काटना पड़े। तो लास्ट ईयर का उसका टर्न ओवर या ग्रॉस रिसीट अप टू टैक्स ऑडिट लिमिट तक था, मतलब बिजनेस केस में 1 CR, प्रोफेशनल केस में 50 लाख इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो सर वो आपका इस साल अगर 23-24 में उसका टर्न ओवर 1 करोड़ के नीचे था या ग्रॉस रिसीट 50 लाख के नीचे था प्रोफेशनल केस में, तो इस साल मतलब 24-25 प्रीवियस ईयर में इन 6 सेक्शन के अंदर उसको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। छोटा इंडिविजुअल एचओ को रिलैक्स दे दिया। 194 ए याद रखना, 194 ए 194 आर 194 सी 194 एच 194 आई 194 जे पेयर
है ना। पेयर अगर छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसको टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट सर बाकी सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टैक्स काटना पड़ेगा। ध्यान रखना है, पेयर खाली कौन, छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ, छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ। कंपनी है तो हमेशा काटना पड़ेगा, कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा पार्टनरशिप में तो हमेशा काटना पड़ेगा। बट छोटा क्यों, सो इसको कंप्लायंस से फ्री करने कि भाई यार तू कहाँ कंप्लायंस कंप्लायंस खेलता रहेगा, तो इसके लिए बोला तेरे को काटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर किसी साल का उसका टर्न ओवर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो सर उसको इन सेक्शंस में भी, इनमें तो काटना ही, इनमें भी काटना पड़ेगा, पे कोई भी हो सर। फिर एक आता है सेक्शन 206AA। ये क्या बोलता है कि अगर पेई ने पेन फर्निश नहीं किया है, परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश, पेयर ने मांगा पेन, पेई ने दिया नहीं है मेरे पास में, तो सर उस केस में टैक्स डिडक्ट होगा। जो भी सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 2.5 जो भी मतलब है वहां पे 10% हो सकता है, और 20% विच एवर इज हायर इस रेट से काटा जाएगा। बट एक सेक्शन है 194Q, उसके दोस्त उस केस में दोस्तों 5% ही मैक्सिमम होगा 20 की जगह। ठीक है, ऐसा क्योंकि उसमें 0.1% ही रेट है, तो 0.1% और 5% विच एवर इज हायर, आपका 20 ले लोगे तो मर जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद में 206AB। बेटा कुछ ऐसे पेज है जो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो अगर पिछले 3 सालों के रिटर्न फाइल नहीं कर रखे हैं उन्होंने, है ना, और ड्यू डेट क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, ये एक इंपॉर्टेंट मसला है। कैसे ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, कि सर मान लो आपका एक प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर, यहां पे प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है, और ये इसके पिछले के 3 साल, 23-24, 22-23, 21-22, ये आगे भी आएगा इसलिए ले रहा हूं मैं, 20-21, ऐसे बहुत सारे साल ले लेता हूं मैं। तो जब 24-25 में आपको जो TDS 206AB अप्लाई होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको बोला कि पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं हुआ है और ड्यू डेट क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो वो 3 साल आपको कौन से देखने हैं, बेटा वो 3 साल ये नहीं देखना है, क्योंकि इसका तो अभी ड्यू डेट यहाँ आएगा ना भाई, 1 अप्रैल को TDS काटना है कि नहीं काटना है, कौन सी किस तरीके से काटना है। सर उसके लिए अगर रिटर्न फाइलिंग देखेंगे तो इस साल का तो फाइल ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका ड्यू डेट तो यहाँ आएगा, तो इस साल को नहीं चेक करने का है। जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है ना, उसके पहले के 3 साल, इन 3 साल के रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट एक्सपायर, जैसे इसका रिटर्न यहाँ फाइल होना था, एक्सपायर हो चुका, इसका रिटर्न यहाँ फाइल होना था, ये भी एक्सपायर हो चुका, और इसका रिटर्न यहाँ फाइल होना था, ये भी एक्सपायर हो चुका है। बट इसका रिटर्न यहाँ फाइल होना था, वो एक्सपायर नहीं हुआ है। तो अगर 24-25 के लिए आप देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, 206AB अप्लाई होगा कि नहीं होगा, payee has not filed his return of income for preceding 3 years and due date as of furnishing return of income is expired for the relevant previous year 24-25, we need to check ROI of 2021, previous year 21-22 and previous year 22-23, 23-24 का नहीं देखना है, उसका ड्यू डेट अभी बाकी है। सर TDS का रेट उस केस में अगर रिटर्न फाइल नहीं किए पिछले 3 सालों के, तो रेट एज पर सेक्शन इंटू ट्वाइस कर दो, दुगुना रेट, मतलब 1% है तो इंटू 2%, सर 5% है तो 10%, और 5% विच एवर इज हायर। बट 206AB अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 192 के केस में, सैलरी वाले केस में 192A के केस में, 194B के केस में, 194BA के केस में, 194BB, 194IA, 194IB, 194M, 194N के केस में आपका अप्लाई होने वाला नहीं है। फिर 206A और 206AB अगर दोनों अप्लाई हो रहा हो, कि मान लो किसी ने अपना पिछले 3 साल का रिटर्न भी फाइल नहीं किया है, ठीक है, 23-24 के पहले वाले, और उसने अपना सर क्या नहीं किया है, पेन भी नहीं दिया है, तो उस केस में पहले आप दोनों को अलग अलग निकालो, जो भी रेस्पेक्टिव सेक्शन, और 20% विच एवर इज हायर, यहाँ पे ट्वाइस द रेट, और 5% विच एवर इज हायर, और इन दोनों का जो रेट है इनको कंपेयर करो, इन दोनों में से विच एवर हायर, उस रेट से आपको TDS काटने का है। कुछ चीजें हम कॉमन डिस्कशन कर रहे हैं। TDS ऑन GST, जब कभी बेटा GST के साथ में, जैसे कि मान लो पेयर है ये एडनोवेट, ये मुझे पेमेंट करता है प्रोफेशनल फीस का मिस्टर ARP को, ठीक है, और वो प्रोफेशनल फीस 10 लाख रुपए का है, और साथ में मैं 18% GST भी लेता हूँ। GST के रेट को आप मत प्लीज जज करना, मुझे नहीं मालूम है, GST नहीं आता है, 18% से वहां पे GST मैं लेता हूँ, तो 1,80,000 GST लेता हूँ, तो 1180 मुझे एडनोट पे करेगा, तो एडनोट बस खाली 10 लाख के ऊपर TDS काटेगा, जो प्रोफेशनल फीस है 194J में 10%, GST के ऊपर TDS कभी नहीं काटेगा। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन करते हैं। सेक्शन आता है 192 TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी। तो देखो यहाँ पे
मेरे पास में चार्ट भी बना हुआ है, बट वो चार्ट रहने देते क्योंकि उसमें बहुत कंसाइज डेटा है, थोड़ा सा डिटेल में रिवीजन करते हैं। तो आ जाओ सर, बुक में आ जाते हैं। कहाँ गया? अरे सर, अरे सर, क्या चाहिए मुझे? आ जाओ सर, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है यहाँ पे आपका एक कॉमन पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन चलते हैं। यहाँ पे सेक्शन 192, टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी। तो सर यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट होगी कि पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, और उसके बाद में वहाँ पे आपका टैक्स कब डिडक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। तो सबसे पहले टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन सैलरी 192 में कवर होता है। नेचर ऑफ पेमेंट, जो सैलरीज हेड में जो इनकम पे करता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो वो यहाँ पे कवर होती है 192 के अंदर। पेयर कौन होगा? एम्प्लॉयर बेटा। पेई कौन होगा? पेई सर वहाँ पे एम्प्लॉय होगा, वो रेसिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में सर वहाँ पे आपका कब काटेंगे? तो 192 में एट द टाइम ऑफ पेमेंट काटा जाता है सर। उसके बाद में आपका टैक्स का रेट क्या होगा? तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स बेटा आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना है। अभी स्लैब रेट्स वहां पे कैसा? 115 बीएससी, कुछ नहीं लिख रखा, मतलब डिफॉल्ट टैक्स ही 115 बीएससी से काटोगे। बट अगर एम्प्लॉय ने बोला है कि नहीं मैं तो ऑप्शनल रिजीम फॉलो करने वाला हूं, तो आपको ऑप्शनल रिजीम से काटना पड़ेगा। ठीक है, अभी एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स बेटा किस काम आता है वो मैं बात करूंगा उसके ऊपर, बट आपको इस तरीके से काटना पड़ेगा। ठीक है सर, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं कटेगा? तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक अगर उसका टोटल इनकम है, टोटल इनकम एनटीआई अगर अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो टैक्स कटने वाला नहीं है। कैसे काटोगे सर? सर आपको मान लो अदर इनकम का डिटेल नहीं दे रखा है, बस खाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दे रखा है, तो वैसे भी सैलरी के सामने आपको मालूम है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही सेटअप होता है। तो इन दैट केस इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करो, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करो, और उसके सामने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या कर दो? सेट ऑफ कर दो। बट वो 115 बीएससी में सेट ऑफ होता नहीं है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऑप्शनल रिजीम में ही किसी और हेड के सामने सेट ऑफ हो सकता है, वो भी मैक्सिमम 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 2 लाख रुपए ऑप्शनल रिजीम में सेट ऑफ होता है। डिफॉल्ट में तो बिल्कुल सेट ऑफ नहीं होता है। तो अगर ऑप्शनल रिजीम डिफॉल्ट है तो बात खत्म, ये इनकम फ्रॉम सैलरीज ही आएगा। अगर वो आपका ऑप्शनल रिजीम है, तो ऑप्शनल रिजीम के अंदर सर वहां पे आपका क्या आएगा? ऑप्शनल रिजीम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप हो जाएगा मैक्सिमम 2 लाख तक, और ये जीटीआई आएगा। इसमें से जो भी चैप्टर 6 से डिडक्शन ऑप्शनल रिजीम में अगर मिलने वाले हैं तो माइनस करोगे, इस एनटीआई के ऊपर आप बेसिक टैक्स निकालोगे, उसमें से रिबेट मिलता है तो माइनस करोगे, सरचार्ज ऐड करना है तो ऐड कर दोगे, एचईसी ऐड करने के बाद जो आएगा वही टोटल टैक्स है और वही आपका टीडीएस है, वही अमाउंट टीडीएस है, वो 192 में काट देना है। लेकिन मान लो अगर वो एम्प्लॉय अपने अदर इनकम्स का भी डिटेल देता है, अदर इनकम्स का भी डिटेल देता है दोस्तों, तो उस केस में सर आप क्या करोगे? जो भी उसका इनकम फ्रॉम सैलरी है उसमें अदर इनकम ऐड कर दोगे, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, और खाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही सेटअप होता है, और कोई लॉस सेटअप होने वाला नहीं है। ओनली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मेरे दोस्त सेटअप होगा, ओनली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्या होगा? सेटअप, और वो भी 115 बीएससी में होने वाला नहीं है, जीटीआई आ जाएगा। उस जीटीआई में से चैप्टर 6 रिडक्शन वहां पे क्या करोगे? माइनस करोगे, और एनटीआई एनटीआई आएगा, उसके ऊपर आप टैक्स निकालोगे, बेसिक टैक्स, उसमें अगर रिबेट मिलता माइनस कर दोगे, सरचार्ज लगना है तो ऐड कर देंगे, वरना एचईसी ऐड कर दोगे। और ये अदर इनकम है बेटा, अदर इनकम, तो उसके ऊपर अगर टैक्स डिडक्ट हुआ था तो उसको आप माइनस कर दोगे, प्रोफेशनल फीस वगैरह है तो टैक्स डिडक्ट किया हो तो 194 में माइनस कर दोगे। ये आपका जो आएगा यही टीडीएस होगा 192 के अंदर, यही काटना है आपको। सर यहाँ पे आपका हेलो 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 हेलो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लेट चल रहे हो क्या? अच्छा, कई लोग मेरे को लग रहा है ऐसे पहले से देख रहे हैं तो वो लेट चल रहे हैं ऐसा। ओके, ठीक है, कुछ लोग पीछे से देखते आ रहे हैं तो अभी तो कंटिन्यू चलता रहेगा, रात भर लोग देखते रहेंगे जिन्होंने लेट शुरू किया है। ठीक है, दैट्स फाइन। तो सर यहाँ पे आपका ये टीडीएस आ गया, बट मान लो ये अदर इनकम की जगह अदर लॉस होता, जैसे पीजीपी का लॉस होता, कैपिटल, सर वो लॉस आपका सेटअप होने वाला नहीं, बस सैलरी के सामने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेटअप होगा। सर लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन, जब करवा रहा हूं तो अच्छे से करवाऊंगा सर। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक दे रखा है, उसकी बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 सीधा आ जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11,
कहाँ गया टीडीएस? यस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलो सर, ये प्रिंस है जो एम्प्लॉयड है इन अ कंपनी इन इंदौर, ठीक है। अब सर ये प्रिंस भैया है ना, प्रिंस भैया, यहाँ पे इनको क्या आ रहा है? इनकम आ रहा है, बेसिक सैलरी 40,000 का आ रहा है पर मंथ। डीएनएस अलाउंस जो बेटा आ रहा है वो 40,000 आपका जो आ रहा है, ठीक है। 40% बेसिक सैलरी का है, तो बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, उसका 40% कितना हो गया? 16,000 हो गया डीए। और बोनस है 90,000 टोटल वहाँ पे। फिर उसके बाद में ही मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट: लाइफ इंश्योरेंस का 20,000 एटीसी में डिडक्शन, पीपीएफ 50,000 एटीसी में डिडक्शन, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड सर आपका एटीजी में डिडक्शन मिल जाएगा। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स पर मंथ फ्रॉम द सैलरी ऑफ मिस्टर प्रिंस इफ मिस्टर प्रिंस हैज फॉलोइंग अदर इनकम्स इज रिपोर्टेड बाय हिम। लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी सर इसको कंसिडर किया जा सकता है अगर ऑप्शनलिज्म होगा तो। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस 80,000 का है, इस पर टीडीएस कटा होगा बट ग्रॉस ही दे रखा है। लॉस फ्रॉम बिजनेस 15,000, इसका कोई काम नहीं है। और रॉयल्टी इनकम 60,000, इसके ऊपर टीडीएस 6,000 कटा था। आ जाओ सर मुद्दे पे आ जाओ। यहाँ पे क्योंकि अदर इनकम दे रखी है बेटा, तो अदर इनकम के केस में क्या करोगे? पहले तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट कर लो। बेसिक सैलरी वहाँ पे 40,000 है, तो 40,000 इंटू 12 480, और इसका 40% क्या है? डीए 192, और बोनस मिलना 90,000। ये ग्रॉस सैलरी होगा, इसमें से स्टैंडर्ड इसने 50,000 को ऑप्शनल रिजीम है, ऑप्शनल रिजीम में बोला है वहाँ पे। दिस इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके सामने खाली एक ही लॉस सेट होता है, आप कोई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी नहीं कर रहे हो, आप तो टीडीएस टीडीएस निकाल रहे हो। तो खाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही सेट ऑफ होता है, ध्यान रखना। ओके, और वो 50,000 का आपने सेट ऑफ कर दिया लॉस, तो ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी बच गया नेट। अब इस इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा और कौन सा इनकम? बिजनेस का लॉस है, वो तो कंसिडर नहीं करना है ना। बट रॉयल्टी इनकम एंड विनिंग्स इनकम ये आप ले लोगे 140, तो ये जीटीआई आ गया। इस जीटीआई में से आपका डिडक्शन मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 20,000, और पीपीएफ में 50,000 70,000 का, और एटीजी में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा 15,000। 717 का एंटी आएगा। इस 717 में से ये वाला विनिंग्स वाला जो है अलग करो उसको, विनिंग्स के ऊपर सीधा 30% टैक्स आएगा 24,000, एक बार बेसिक टैक्स निकालो। और जो बाकी आपका 637 बचा उसको ऑप्शनल रिजीम में पहले 2.5 लाख पे नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500, और बाकी जो 137 है उसके ऊपर 20% दोस्तों टैक्स आ गया, 27,400 आ गया। और इसका टोटल किया तो 39,900 आ गया, और उसमें ये विनिंग्स का बेसिक टैक्स ऐड कर दो। कुछ भी रिबेट नहीं मिलना कि वो 5 लाख से टोटल इनकम ज्यादा है, और दूसरा सच्चाई तो आने वाला नहीं है। बट इसमें एचईसी ऐड कर देंगे 2556 का 4%। बट यहाँ पे खत्म नहीं हो, ये टीडीएस नहीं है, इसमें से इस विनिंग्स के ऊपर तो टीडीएस कट के आया होगा ना, तो 30,000 30% वो आप माइनस करोगे, 24,000 का टीडीएस ऑलरेडी कटा होगा। और जो 6,000 रॉयल्टी इनकम के ऊपर भी कटा, बोला 10%, तो वो ये दोनों टीडीएस आप क्या कर दोगे? माइनस 194 जे में रॉयल्टी और 194 बी में विनिंग्स के ऊपर 30%, 24,000 माइनस किया आपने, तो ये आ गया आपका टैक्स डिडक्टेड सोर्स अंडर सेक्शन 192, 36,456 रुपए, 56 रुपए। और मंथली टीडीएस अगर बोलेंगे तो इसको डिवाइड बाय, इसको पहले राउंड ऑफ कर दो 36,460, और इसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो मंथली टीडीएस आ गया 3038। ओके, इस तरह से टीडीएस आपको निकालने का है। अब एक कॉन्सेप्ट है बेटा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स सर हमको यहाँ का जरूरत ही नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, बट पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा बताता हूँ मैं आपको। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं बेटा? एवरेज रेट टैक्स पहले निकाला क्यों था वो समझो। ये जो एनटीए 7,17,000, अगर आपको पूछा जाए कि इसके ऊपर कितने अलग अलग रेट से टैक्स लगा है, तो 0% से लगा है, 5% से लगा है, 20% से लगा है, 30% से लगा है, फिर आपका 4% एचईसी भी है वहां पे आपका आया। तो जब, अच्छा ये आपका टैक्स नहीं है, टैक्स तो आपका ये है, बट ये प्रीपेड था तो इसलिए माइनस किया। हमेशा अगर टैक्स पेबल बोलूं सर, टैक्स लायबिलिटी बोलूं, तो ये टैक्स लायबिलिटी है, बट आप जो प्रीपेड टैक्सेस तो उसको माइनस करते हो, तो इतना आपका ये माइनस किया, तो ये आपका अभी पेबल आ गया, इतना पे करना बाकी है। बट अगर मैं पूछूं कि 7,17,000 पे टैक्स कितना है एनटीआई के ऊपर, तो 66,456 है। ओके, वैसे मुझे राउंड ऑफ तो ये करना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं है। सो द पॉइंट इज बेसिकली ये वहां पे आपका टैक्स आ रहा है। अभी ये टैक्स इसके ऊपर आ रहा है, तो अगर सिंगल रेट पूछा जाए कि भाई सिंगल रेट से कौन सा टैक्स है, तो दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100 कर दोगे तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा, एक रेट आ जाएगा 66,456 अपॉन 717। ये एनटीआई के ऊपर 9.27% से आप करोगे ना, अप्लाई करोगे ना, तो यही वाला टैक्स आएगा, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स।
अब आप बोलोगे इसका क्या रोल है, बताता हूं मैं। सर अगर आपको परक्यूजिट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, परक्यूजिट, और वो परक्यूजिट नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है, मतलब आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको फैसिलिटी मिल रहा है, घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, आप क्या बोलोगे, मुझे तो फैसिलिटी मिल रही है और फिर मुझे उस फैसिलिटी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यार मैं बोलूंगा यार मैं क्यों पे करूं वहां पे। तो इन दैट केस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट को टैक्स एम्प्लॉयर को बोलो तुम पे करो। तो सर यहाँ पे कई बार जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर 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 अपनी मर्जी से एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर टैक्स पे कर सकता है। तो जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर टैक्स पे करेगा, तो उस केस में सर वहां पे एम्प्लॉय के हाथ में वो परक्यूजिट माना जाएगा जो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो वो जो परक्यूजिट है वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है 1010 सीसी के अंदर। एम्प्लॉय के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट, क्योंकि परक्यूजिट माना गया तो फिर से टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो फिर से बोले मैं नहीं भरूंगा, फिर से एम्प्लॉयर को भरना पड़ेगा। तो जो भी टैक्स पे किया जा रहा है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के ऊपर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के लिए, वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। साथ में एम्प्लॉयर के लिए वो खर्चा है, बट दिस इज नॉट अलाउबल एज डिडक्शन। पीजीपी में आपका 45 में ये डिसअलाउ हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन ये नॉन मॉनेटरी परक्यूज के ऊपर टैक्स कैसे निकालोगे, तो उसके लिए एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। और ये मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एकदम फटाफटी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जहाँ पे आप देखोगे कि ए एक एम्प्लॉयर है और वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, साथ में नॉन मॉनेटरी परक्यूज भी पे कर रहा है वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे 730 टू जनरल मैनेजर बिसाइड्स द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट टू हिम, कितना 1,20,000 का। तो ये तो सैलरी और ये 1,20 का नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है। तो जनरल मैनेजर एक्साइन द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट, मतलब ऑप्शन रिजीम फॉलो कर रहा है। अच्छा, अभी बोला कि व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन द एंड्स ऑफ मिस्टर ए, जो कि एम्प्लॉयर है, द एम्प्लॉयर एंड जनरल मैनेजर, द एम्प्लॉई, इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स आर पेड बाय मिस्टर ए। तो पहले तो एक काम करते हैं, मिस्टर जो ये जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर का टैक्स निकालते हैं हम लोग। तो जनरल मैनेजर का टैक्स निकाले, सबसे पहले तो ग्रॉस सैलरी एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी 730 है, उसमें नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट ऐड कर दिया 1,20, वो ग्रॉस सैलरी है। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस कर दिया आपने। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया 8 लाख, और वही जीटीआई है, वही एनटीआई है। अब इसके ऊपर बेसिक टैक्स निकालोगे ऑप्शनल रिजीम में, तो पहले 5 लाख के ऊपर 12,500, और बाकी 3 लाख के ऊपर आपका 20% 60,000, तो 72,500 बेसिक टैक्स। सर यहाँ पे रिबेट मिलने वाला नहीं। हमेशा अपने आपको सवाल, यहाँ पहुंचोगे ना बेसिक टैक्स पे, तो हमेशा अपने आपको सवाल पूछने का, क्या रिबेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। क्या सच्चा जाएगा, नहीं है, क्योंकि 50 लाख से कम है, हमेशा बोलने का। तो सीधा एचईसी ऐड कर दिया 2,900। अभी ये टीडीएस होना था, ये टीडीएस होना था, लेकिन एम्प्लॉय ने क्या बोला कि मैं नॉन मॉनेटरी परक्यूज के ऊपर टैक्स पे करने वाला नहीं। एम्प्लॉय ने बोला ठीक है मैं पे कर देता हूँ। तो सर इसके ऊपर जो टैक्स आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सर अभी आपका ये टोटल टैक्स है इस अमाउंट के ऊपर, तो आप पहले एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो 74,500, ठीक है, डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, ये आपने निकाला 9.425 से एवरेज रेट ऑफ, मतलब अगर मैं बोलूं कि 8 लाख के ऊपर ये जो है ना ये आपका रेट है, या मैं बोलूं कि 8 लाख के ऊपर मैं 8 लाख के ऊपर मैं अगर 9.425 अप्लाई कर दूं तो 75,400 आ जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही ये 9.425 अगर 1,20 के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट आ जाएगा। तो इसमें से टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट माइनस करेंगे, जो एम्प्लॉयर पे करने वाला है 1,20,000 इंटू 9.425, ये माइनस करें क्योंकि ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो एम्प्लॉय की सैलरी में से ये वाला टीडीएस काटा जाएगा, और इसको डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो ये मंथली टीडीएस हो जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी में से। अब ये जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है बेटा, ये कौन पे कर रहा है, सॉरी टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस का खर्चा, बट उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ए एम्प्लॉयज के लिए एक्सपेंस बट डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता। और जो एम्प्लॉय है मेरे दोस्त, एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट है, ठीक है, क्या है दोस्त, परक्यूजिट है, बट सर वो एग्जेम्प्ट है 1010 के अंदर, तो ये 1010 के अंदर एग्जेम्प्ट है। ये था आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर टैक्स 192 के अंदर टीडीएस। अब 192 ए नेक्स्ट बेटा आता है। 192 ए बोलता है प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ। तो सर एक मिनट, प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम आरपीएफ, आरपीएफ, तो आरपीएफ से जब विड्रॉ करते हो बेटा तो 10-12 में एग्जेम्प्ट होता है, बट कब, जब आप 5 साल के बाद में विड्रॉ करते हो।
तो अगर आपने 5 साल बाद में विड्रॉ किया है बेटा, जॉब छोड़ने का जो भी मतलब 5 साल बाद में जॉब छोड़ा है, विड्रॉ किया है, तब तो वहां पे आपका वो एग्जेम्प्ट होगा। और जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पहले ही बोला, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है पेई के हाथ में, उसके ऊपर टीडीएस टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये चीज ध्यान रखना। और सर अगर वो 5 साल के अंदर अंदर जॉब छोड़ रहा है, 5 साल के अंदर अंदर जॉब छोड़ रहा है, बराबर है, तो उस केस में जो उसको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो उस केस में सर वहां पे अगर पूरे साल में उसने जो पैसा विड्रॉ किया है वो 50,000 से कम, 50,000 तक नहीं, अप टू नहीं 50,000 से कम, मतलब 49,999 विड्रॉ किया पूरे साल में, तब तो टीडीएस नहीं आएगा। बट अगर एग्जैक्ट 50,000 या उससे ज्यादा विड्रॉ किया पूरे साल में, तो रेट ऑफ टीडीएस पूरे अमाउंट के ऊपर 10% वहां पे आ जाएगा। सर यहाँ पे पेयर कौन होगा? पेयर होगा ऑब्वियसली प्रोविडेंट फंड, क्योंकि पैसा तो वही दे रहा है। और पेई कौन होगा? एम्प्लॉई, जो कि इंडिविजुअल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है। कब काटना है पेमेंट, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर बाद 194 आता है टीडीएस ऑन डिविडेंड। ठीक है, अगर एक इंडियन कंपनी शेयर होल्डर को, जो कि रेसिडेंट है, को डिविडेंड दे रही है बेटा, तो वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट 10% से टीडीएस काटेगी। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर वो शेयर होल्डर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, सुनना इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, और डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश, अकाउंट पे, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, ईसीएस, बैरेट चेक, कैसे ही पे किया है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ डिविडेंड पूरे साल में उस कंपनी से 5,000 तक आ रहा है, तो टीडीएस कटेगा नहीं। लेकिन 5,000 से ज्यादा वो टीडीएस कटेगा। सर एग्जांपल से समझते हैं। सर यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल ले रखे हैं कि मान लो मिस्टर एआरपी एक रेसिडेंट है, उसको 2 कंपनीज डिविडेंड दे रही है पूरे साल में। एक दे रही है आरआईएल जो डोमेस्टिक कंपनी, एक अडानी एंटरप्राइजेस डोमेस्टिक कंपनी। आरआईएल मुझे पूरे साल में डिविडेंड दे रही है 3,000 रुपए का, पूरे साल में, और अकाउंट पे चेक से दे रही है। 5,000 से कम है, अकाउंट पे चेक से दे रहे हैं, अदर देन कैश है, नो टीडीएस। और अडानी एंटरप्राइज मुझे पूरे साल में, जो मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल, जो पेई है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, शेयर होल्डर, मेरे को पूरे साल में जो अकाउंट पे चेक से जो डिविडेंड दे रही है वो 18 जनवरी 2025 को 6,000 का दिया, मतलब 5,000 ज्यादा है। तो इस केस में पूरे 6,000 के ऊपर टीडीएस 10% से 600 रुपए काटा जाएगा। ओके ओके सर, अगर टाटा मोटर्स लिमिटेड वहां पे मुझे डिविडेंड पे करे ईसीएस से पूरे साल में 3,000 रुपए, तो टीडीएस नहीं आएगा। बट उसी टाटा मोटर्स ने मुझे और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से डिविडेंड दिया 3,000, तो टोटल हो गया 6,000। टोटल 6,000 के ऊपर अभी 10% से टैक्स डिडक्ट होगा, भले मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूँ। ठीक है सर, एएसआई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और वो वहां पे क्या करी, मुझे डिविडेंड दे रही है कितना, रेसिडेंट इंडिविजुअल को 4,000 रुपए कैश से। सर भले 4,000 है, बट टैक्स डिडक्ट होगा 10% से, तो 400 रुपए टैक्स डिडक्ट होने के बाद मुझे पेमेंट आएगा। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखने का है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा आता है सेक्शन 194 बी, बीबीएन, बीए, ये 3 सेक्शन साथ में पढ़ने का हमेशा। विनिंग्स, टीडीएस ऑन विनिंग। बी क्या है सर? बी वहां पे विनिंग्स अदर देन हॉर्स रेसेस, ऑनलाइन गेम्स, कोई भी बैटिंग, गैम्बलिंग, पजल्स, क्रॉसवर्ड, जो भी मतलब आपका कार्ड गेम्स, सारे के सारे उसके अंदर आ गए। ठीक है, केबीसी आ गया, बिग बॉस आ गया, हर तरह की चीजें आ गई 194 बी में। 194 बी भी है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, और 194 बी है ऑनलाइन गेमिंग से जो विनिंग्स होती है, रमी सर्कल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ड्रीम 11 हो गया, इन सारे केसेस में। बट तरीका सेम है। कौन पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एच पार्टनरशिप, कोई भी हो सकता है। पे कौन होगा? रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। कब काटेंगे? पेमेंट के टाइम पे। रेट क्या रहेगा? 30% आपका रेट रहेगा। कितना परसेंट? 30% रेट रहेगा। और सर कब नहीं काटना है? पहली बात तो 194 बीए में तो अगर 10 रुपए पे किए तो भी काटोगी, बट इन दोनों में अलग अलग लिमिट है। दोनों सेक्शन का सेक्शन ही अलग है, तो अलग अलग लिमिट है। अगर अप टू 10,000 है तो सर टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है, बट 10,000 से ज्यादा है तो 30% से टैक्स डिडक्ट होगा। 194 डीए, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया है तो, और वो 1010 डी में एग्जेम्प्ट है, 1010 डी में एग्जेम्प्ट, तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1010 डी में आपका क्या है? एग्जेम्प्ट है, तब तो टीडीएस वहां पे नहीं आएगा क्योंकि इनकम ही एग्जेम्प्ट है। बट अगर वो 1010 डी में एग्जेम्प्ट नहीं है और पूरे साल में जो मैच्योरिटी अमाउंट है, बेटा, वो 1 लाख तक है, अप टू, सॉरी, लेस देन 1 लाख है, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। बट अगर पूरे साल में 1 लाख और मोर है मैच्योरिटी अमाउंट, तो टीडीएस आएगा। और टीडीएस कितना आएगा? जो मैच्योरिटी अमाउंट है ना, उसमें से जो प्रीमियम आपने पे किया था ना आज तक, वो माइनस कर दोगे।
और उसके ऊपर 5%। लेकिन 1 अक्टूबर 24 के बाद में अगर पेमेंट आ रहा है, 1 अक्टूबर 24 के बाद में आ रहा है, तो रेट 2% हो जाएगा। पेई कौन होगा? रेसिडेंट होगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, उनको इंश्योरेंस करवाना है। टाइम रिडक्शन पेमेंट, सर एग्जांपल से समझो सर चीजें, और पूरा चार्ट फ्लो चार्ट बनाया मैंने आपके लिए। 1010D में आपका कब एग्जेम्प्ट होता है कब नहीं होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है 1010D में, बट इन केस में 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होता है, या इन केस में आपका टैक्सेबल होता है। यूलिप वाला जो आपके सिलेबस में नहीं है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वो अलग हो गया, लाइफ इंश्योरेंस विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर 610 वो ऑब्वियसली टैक्सेबल होता है। और ऐसा पॉलिसी जिसका प्रीमियम आपने पे किया है, या ऐसी पॉलिसी, एक से ज्यादा पॉलिसी है जिनका एग्रीगेट प्रीमियम आपने पूरे साल में पे किया है 5 लाख से ज्यादा, तो सर उसके केस में भी जो मेच्योरिटी आएगा वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जाम 1010D में होने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। अब देखो यहाँ पे बाकी केस में आप देखते हैं कि सर अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया था, पॉलिसी लिया था बिफोर 1 अप्रैल 2012, बिफोर 1 अप्रैल 2012, ठीक है, और प्रीमियम जो पे किया था ना वो अप टू 20 एनुअल प्रीमियम, एनुअल हर साल जो प्रीमियम पे करते हैं एनुअल प्रीमियम 20% अप टू 20% सम एश्योर्ड है। देखो तीन अमाउंट है, एक है सम एश्योर्ड, एक है मेच्योरिटी, ठीक है, और एक है मेच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड। यहां पे तीन अमाउंट का जिक्र हुआ है, एक है सम एश्योर्ड, दूसरा है मेच्योरिटी, और तीसरा है मेच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड। अब ये सम एश्योर्ड क्या है? सम एश्योर्ड मतलब वो अमाउंट जिसके लिए पॉलिसी निकाला गया था। तो सर ये तो मैच्योरिटी हो गया, नहीं, मैच्योरिटी सम टाइम सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी हो सकता है, या फिर मान लो आप मैच्योरिटी से पहले ही सम एश्योर्ड 10 लाख था, तो 10 लाख प्लस 2 लाख मतलब ये मैच्योरिटी हो गया, ठीक है, बोनस मिल गया आपको। लेकिन मान लो आपका पॉलिसी पहले ही डिसकंटिन्यू आप कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो सर उस केस में 10 लाख का सम एश्योर्ड था, आपको 2 लाख काट के मिला, 1 लाख काट के मिला, तो उस केस में मैच्योरिटी आपका 9 लाख का ही हो गया। तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बराबर है। दूसरा, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम, सर प्रीमियम ये जो मैच्योरिटी मिल रहा है इसमें से प्रीमियम जो पे किया था वो भी तो पैसा आपको एज इट इज मिलेगा। तो टैक्स जब भी लगता है ना, जब भी लगता है टैक्स, जब भी लगता है मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड लगता है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो सर यहाँ पे पहला पहला स्टेप पे क्या देखने का, क्या आपने पॉलिसी कब लिया, क्वेश्चन में देखने का पॉलिसी कब लिया है। तो पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 2012 के पहले लिया है दोस्त, तो आप देखोगे प्रीमियम पेड इज अप टू 20% सम एश्योर्ड अमाउंट, अप टू मतलब ये छोटा आदमी है जो 20% सम एश्योर्ड से ज्यादा प्रीमियम पे कर रहा, मतलब अमीर आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, बहुत पैसा, प्रीमियम पे करने को बहुत पैसा है दोस्त, सुनना। लेकिन जो सम एश्योर्ड का अप टू 20% प्रीमियम पे कर रहा, मतलब वो यार छोटा आदमी है, इतना पैसा नहीं है उसके पास में। टेकन ऑन और आफ्टर, पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, और जो प्रीमियम पे किया है एनुअल प्रीमियम वो अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। तो जो अप टू पे कर रहा है मतलब छोटा आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, ज्यादा पे कर रहा है मतलब यार बड़ा आदमी है। और पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, और वो पर्सन कवर्ड है अंडर सेक्शन 80U। मैं क्वेश्चन के साथ में करवा रहा हूं बेटा, आपको अच्छे से टीडीएस वाला चैप्टर में करवा रहा हूं। टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 और पर्सन कवर्ड है 80U के अंदर, तो उस केस में अगर एनुअल प्रीमियम पेड इज अप टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है, तो छोटा आदमी, उससे ज्यादा पे किया है तो वो बड़ा आदमी है। तो अगर पॉलिसी बिफोर 2012 तो अप टू 20%, अगर ऑन और आफ्टर 2012 तो अप टू 10%, और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 और ऐसे पर्सन के लिए जो 80U में कवर है, जो हैंडीकैप वगैरह जो बेसिकली उनके लिए, तो अप टू कितना 15% सम एश्योर्ड। तो अगर अप टू है तो इन दैट केस वो छोटा आदमी है, तो उसके लिए जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना बेटा अप टू वाले केस में, वो एग्जेम्प्ट होगा 1010D में, छोटे आदमी के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो जब भी मैच्योरिटी देखोगे कि एग्जाम टैक्स है, तो आपको देखना है कि पॉलिसी कब लिया था, उसका प्रीमियम कितना किया था एनुअल, ठीक है, सम एश्योर्ड का। तो मैच्योरिटी अमाउंट जो मिला है फुल्ली एग्जाम 1010D में, और जब कोई इनकम एग्जेम्प्ट होता है 1010D में तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा नहीं। ओके, अब क्लियरिटी आया। लेकिन सर ये 20% से ज्यादा था प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, या 10% से ज्यादा था, या 15% ज्यादा था, तो सर वो आपका छोटा आदमी नहीं है। उस केस में सर वहां पे आपका वो मैच्योरिटी अमाउंट एग्जाम नहीं होगा, और वो इनकम फ्रॉम अदर्स में 56(2)(13) में टैक्सेबल होगा मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, टैक्सेबल इन इनकम फ्रॉम अदर्स मैच्योरिटी माइनस टोटल प्रीमियम पेड, मैच्योरिटी माइनस टोटल प्रीमियम पेड, ठीक है, ये आपका अदर्स में टैक्स हो जाएगा। लेकिन टीडीएस कब आएगा?
अगर ये मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है, नंबर वन टैक्सेबल है, एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, और मैच्योरिटी अमाउंट पूरे साल में अगर वहां पे अप टू 1 लाख, अप टू सॉरी लेस देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख पर एनम, तब तो सर अगर ऐसा है तब तो टीडीएस आने वाला नहीं है। बट अगर 1 लाख और मोर है, 1 लाख और मोर है, तो टीडीएस आएगा 194 डीए में। टीडीएस कितना आएगा बेटा, अमाउंट रिसीव अप टू 30 सितंबर 2024 है, तो 5%। लेकिन 5% किसका, मैच्योरिटी का नहीं, मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पे। और अगर वो आपका ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 है बेटा, तो 2% लेना है, वही मैच्योरिटी माइनस प्रीमियम पेड। सर हम सीधा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सर, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। फटाफट फटाफट, ठीक है, कहाँ गया, देयर इज वन क्वेश्चन। टीडीएस में मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन करो ताकि सर वहां पे आपके लिए काम इजी हो। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 डीए इफ द फॉलोइंग केसेस देयर आफ्टर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024। इन्होंने बोला कि भाई सारे केस में आपका जो भी है 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% रेट है, बाद में पहले था आपका 5% था। तो जितने भी देखो ये अमेंडमेंट आया है 1 अक्टूबर 2024 को, जितनी 5% वाली रेट थी ना, एक रेट को छोड़ करके, जितनी 5% वाली रेट थी, एक रेट को छोड़ के 194 डी को छोड़ करके 5% वाली सारी रेट आपका कितना हो गई है, 2% हो चुकी है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स है जो कि रेसिडेंट है, और उनको कुछ 4.5 लाख मिलने वाला 31 मार्च 2025 को मैच्योरिटी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो उन्होंने 2022 में लिया था, जिसके ऊपर सम एश्योर्ड 4 लाख था और एनुअल प्रीमियम 1,25,000 था। तो बेटा पॉलिसी लिया था ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो सम कितना देखते हैं, 10% देखते हैं, सम एश्योर्ड का 10% कितना होता है, 4 लाख का 10% 40,000 होता है। और भाई साहब एनुअल प्रीमियम 1,25 पे कर रहे थे, ओ माय गॉड 10% से ज्यादा। तो सर इनको जो मैच्योरिटी मिल रहा है ना, मैच्योरिटी वो एग्जाम नहीं है, वो टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, उसके लिए आपको ये वाला देखने का 4.5 लाख मतलब 1 लाख से ज्यादा है दोस्त। तो 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में वहां पे आपका टीडीएस आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन 4.5 पे नहीं आएगा। 4.5 में से आपको एनुअल प्रीमियम माइनस करना, तो 1,25 नहीं सर। पहला पॉलिसी लिया था, कब लिया था, 22 को फर्स्ट अप्रैल, तो कितने प्रीमियम पे किया होगा, 1 अप्रैल 22 को 1, 1 अप्रैल 23 को 2, और 1 अप्रैल 24 को 3, 1 अप्रैल 25 को नहीं पे किया, 31 मार्च को तो मैच्योर हो रहा है, तो 3 प्रीमियम पे किया, तो 1,25 इंटू 3 ये होता है 375। इसमें से माइनस कर दोगे, बचा हुआ जो भी अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको 75,000 के ऊपर कब मैच्योर कब 31 मार्च 2025 2% से, ये 5 को इसको 2%, अगर किसी बात बुक है तो 2% कर लेना वहां पे, ठीक है, अगर कहीं पे भी गलत दे रखा है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट मिस्टर वाई अ रेसिडेंट इज ड्यू 3.95 लाख, ठीक है, तो इसको सीधा इसको देखे नहीं टीडीएस आएगा, नहीं नहीं नहीं, पहले ये देखो वो एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है। 31 मार्च 2025 को पॉलिसी लिया था, 31/3/2012 को, मतलब 1 अप्रैल 2012 के पहले। तो सर ये जो सम एश्योर्ड है इसका 20% देखते हैं, कितना होता है 70,000, और एनुअल प्रीमियम 26 जारी पे किया है, तो सर ये आपका उससे कम है। इन दैट केस ये पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जब यही एग्जेम्प्ट है 1010 डी के अंदर, तो टीडीएस आने वाला ही नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे, बराबर है। और तीसरा मिस्टर जेड, ठीक है, मिस्टर जेड जो है इज ड्यू टू रिसीव 95,000। तुम बोलोगे सर ये तो 1 लाख, इसका में टीडीएस नहीं आएगा, पहले ये तो देखो एग्जाम के टैक्सेबल है, क्योंकि आपको तो ओवरऑल 1010 डीबी देखना पड़ेगा ना। तो 1 अगस्त 2024 को वहां पे आपका मेच्योरिटी हो रहा है, 1 अगस्त 2018 को लिया था, 90,000 का सम एश्योर्ड था, तो 18 मतलब 10% आपको देखना है, तो इसका 10% होता है 9,000, और एनुअल प्रीमियम 10,000 पे किया है। तो 10,000 पे किया है, इसका मतलब बड़ा आदमी है, तो ये आपका टैक्सेबल तो होगा। टैक्सेबल कितना होगा दर्शकों में, दिस माइनस जो भी एनुअल प्रीमियम पे किया, ये नहीं टोटल एनुअल प्रीमियम पे किया, जितने साल पे किया वो, ठीक है। बट टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि ये 1 लाख से क्या है बेटा, कम है, तो नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 डीए। तो इस तरीके से आपको डील करने का था 194 डीए को। 194 डीए और 1010 डी हमने कर लिया। उसके बाद 194 एन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194 एन क्या बोलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, और आई फील कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके से। तो 194 एन, एल ए तो बहुत छोटा सेक्शन है, एल ए क्या बोलता है कि अगर कोई भी आपका लैंड बिल्डिंग और बोथ कंपल्सरी एक्वायर हुआ है,
और कॉम्पनसेशन मिल रहा है आपको पूरे साल में अप टू 2,50,000 तब तो कोई टीडीएस नहीं आने वाला है, बट इससे ज़्यादा वहाँ पे कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो 10% से टैक्स डेट किया जाएगा। बट अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे अर्बन हो या रूरल, वो कंपल्सरी एक्वायर हुआ तो टैक्स डेट होने वाला नहीं है। रीजन क्या है? रूरल तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता, तो कैपिटल गेन ही नहीं होता, तो सर आपका टैक्सेबल ही नहीं होता, तो टीडीएस क्यों काटोगे? अर्बन अगर एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरी एक्वायर होता है तो सारी कंडीशन, 5 कंडीशन से तो 1037 में एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, कंपल्सरी रिक्वायर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई कंपल्सन डिसाइड करे और 2 साल से खेती कर रहा है, तो सर वहां पे आपका क्या होता है? कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है 1037 में। तो जब कैपिटल गेन ही एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस आने वाला नहीं है। ओके, बाकी केस में 2.5 लाख से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पे 10% से टीडीएस काटा जाएगा 194 एल। 194 एन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरे को ऐसा लगता है कि 194 एन के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहिए इंस्टीट्यूट को। तो सर 194 एन वहां पे क्या बोलता है कि अगर आपने कैश विड्रॉ किया है कहाँ से, बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कहीं से भी, या बैंकिंग बिजनेस के अंदर कोई एंगेज है या पोस्ट ऑफिस से वहां से किया है, तो इन दैट केस अगर वहां पे आप पूरे साल में अप टू 1 CR विड्रॉ करते हो, अप टू 1 CR, तब तो टीडीएस नहीं आएगा। बट 1 CR से ज्यादा विड्रॉ करते हो, मोर देन 1 CR विड्रॉ करते हो, तो जो एक्सेस ऑफ 1 CR होगा उसके ऊपर 2% से टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल नहीं किए हैं और आपका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, सेम 23-24 नहीं देखोगे, 22-23, 21-22, 20-21 का रिटर्न फाइल नहीं किया और आपका ड्यू डेट क्या हो चुका है? एक्सपायर हो चुका है, तो 24-25 में सर वो बैंक टीडीएस कैसे काटेगा? अप टू 20 लाख तो कोई टीडीएस काटने वाला नहीं है, बट 20 लाख से जैसे ही आप ज्यादा विड्रॉ करोगे अप टू 1 CR, तो सर 20 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे 2% काटा जाएगा और 1 CR के ऊपर वाले अमाउंट पे आपको 5% टीडीएस कटवाना पड़ेगा। सर एग्जांपल से समझते हैं, 181 में डेट दे रखा है, अमाउंट ऑफ विड्रॉल है कितना है, केस 1 जहां पे आरओआई फाइल किया था और केस 2 जहां पे आरओआई फाइल नहीं किया था पिछले 3 साल का जो भी आप बताते हैं। ठीक है, ध्यान करते रहना। वहां पे 1 अप्रैल 24 को मैं गया, 15 लाख वहां पे विड्रॉ किया, तो सर कोई, क्योंकि आरओआई फाइल किया था पिछले 3 साल का, मतलब 23-24 नहीं है, 22-23, 21-22, 20-21 आरओआई फाइल किया था, तो सर उस केस में मेरे लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 करोड़, नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 ए। इधर भी नो टीडीएस 194 एन सर, लेकिन उधर तो कटता है 20 लाख के ऊपर कटता है, तो इधर 15 लाख की विड्रॉ किया है। फिर मैं 15 मई 2024 हो गया, 8 लाख मैंने बेटा विड्रॉ किया, अब यहाँ पे टोटल हो गया 23 लाख, तो इस केस में तो टीडीएस नहीं आया क्योंकि आज भी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ है। बट इधर आप देखोगे 23 लाख हो गया तो 20 लाख से ज्यादा हो गया, तो सर उस केस में जो एक्सेस ऑफ 20 लाख है, मतलब 3 लाख, उसके ऊपर बैंक 194 एन में 2% टीडीएस काट के देगा, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए टीडीएस काटेगा, बाकी मुझे पेमेंट कर देगा, 8 लाख में से 6,000 जाएगा, 794 मेरे को पेमेंट कर देगा। फिर 4 अगस्त 24 हो गया, 50 लाख विड्रॉ करने के लिए, अभी देखो 50 और 23 कितना हो गया? 73। सर नहीं सर, इधर टीडीएस कटने वाला नहीं है, बट इधर टीडीएस आएगा 194 एन में 2% से 50 लाख पे 1 लाख रुपए काट करके मेरे को 49 लाख रुपए पे कर देंगे, 1 लाख सरकार को जमा करवा देंगे सर पेमेंट के टाइम पे, और अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को जमा भी करवा देंगे। 26 लाख रुपए का सर वहां पे आपका, मैं पेमेंट विड्रॉ करने के लिए गया सर, पूरा आप टोटल करोगे तो ये 99 लैक्स होता है दोस्तों, या जो भी 1 CR होता है मेरे हिसाब से 99 लैक्स होता है, नो टीडीएस। बट इधर 26 लाख पे 2% से टीडीएस कटेगा, 52,000 रुपीज काट करके बाकी पैसा मेरे को दे देंगे, बाकी सरकार को जमा करवा देंगे। अब अगला विड्रॉ मैं कर रहा हूँ 2 लाख का, अब बेटा 1 करोड़ के ऊपर बात चली गई है, तो 1 करोड़ तक तो नो टीडीएस, ऊपर वाला जो एक्सेस वाला पार्ट है ना 1 लाख, उसके ऊपर 2% से टीडीएस 2,000 कटेगा, रिटर्न फाइल किया तो उस केस में भी। ठीक है, 2,000 काट के बाकी पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो बेटा उस केस में 2 में से 1 लाख पे तो 2% से आएगा अप टू 1 CR, 2,000 रुपए, और जो 1 लाख के ऊपर जो है ना, 1 करोड़ का जो ऊपर है ना, उसके ऊपर 5% से टीडीएस कटेगा, 1 करोड़ से ऊपर 5%, तो 5 टोटल 7,000 टीडीएस काटा जाएगा। और लास्ट में मैंने 1,000 रुपए विड्रॉ किया, इधर 2% से 20 रुपए काटा जाएगा, इधर 5% से डीडीएस काटेगा, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर 5% इधर आएगा 50 रुपए। तो इस केस में 2020 का टीडीएस होता है और दूसरे वाले में 1,65,055 का टीडीएस होता है। इससे कुछ एक्सेप्शंस भी है कि बस सर 194 एन में टैक्स नहीं डेट करना है, जैसे गवर्नमेंट खुद विड्रॉ कर रही है, या बैंक या पोस्ट ऑफिस विड्रॉ कर रहा है, या जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं बीसीज, ठीक है, बैंक्स के, मतलब वहाँ पे आपका बीसी होते हैं, वो पैसा विड्रॉ करते हैं एक रूरल एरिया में, वो छोटा सा एक सेंटर चला रहे हैं उसके लिए,
तो सर वो तो बैंक का खुद का ही पैसा वो दे रहे हैं उसको, तो टीडीएस नहीं कटेगा। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर जगह जगह एटीएम में जाके पैसा डालते हैं, तो वो भी तो बैंक से ही निकाल के लाते हैं, तो बैंक का ही पैसा है बेसिकली, इनके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। कमीशन एजेंट जो एपीएमसी मार्केट के अंदर होते हैं, ठीक है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी या ऑथराइज डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी, ये जब कैश विड्रॉ करने जाएंगे टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। और जहां जहां ये 1 करोड़ का लिमिट है, अगर वो विड्रॉ करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पेई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये लिमिट 3 करोड़ का हो जाएगा। ओके, 194 आइए, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाट आई फील इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और एक जबरदस्त क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, ऐसा मेरे को अंदर से फील हो रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 194 आइए। सर 194 आइए बोलता है कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, इमोबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, इमोबल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं इमोबल प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो मैं पेमेंट करूंगा किसी बिल्डर को या सामने वाले को, बेसिकली मैं पेयर हूं, मैं बायर हूं बट पेयर हूं, बायर हूं बट पेयर हूं, प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं इमोबल प्रॉपर्टी, और मैं वहां पे जो सेल्स कर रहा है उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, बराबर है। तो सर अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई तो 194 ए के अंदर आईए के अंदर टीडीएस टैक्स करना पड़ेगा। कब सर, यहाँ पे जो ट्रांसफर है ना, बायर, बायर मतलब पेयर, मतलब मैं खरीद रहा हूँ वो, और जो ट्रांसफर है मतलब सेलर, सेलर वो सेलर पे ही बेसिकली, तो ये जो बेसिकली जो खरीद रहा है ना, वो वहां पे इमोबल प्रॉपर्टी लेगा और कंसिडरेशन पे करेगा। तो अगर ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी का 50 लाख या उससे ज्यादा है, एग्जैक्ट 50 लाख या उससे ज्यादा है, मतलब 50 लाख से कम है तो टीडीएस कटने वाला नहीं है, बट 50 लाख या उससे ज्यादा है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट और विच एवर इज अर्लियर 1% से टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडरेशन विच एवर इज हायर का एग्जाम्पल लेते हैं। सर ये अलग अलग केस है, केस 1 टू केस 2, केस 3, केस 4, कंसिडरेशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, ठीक है। अगर कंसिडरेशन 49 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है, दोनों में से कोई 50 लाख से ऊपर नहीं है, टीडीएस नहीं आने वाला है। केस 2 49 लाख कंसिडरेशन बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 51 लाख है, दोनों में से एक 50 लाख से ऊपर हो गया, तो सर आपका टीडीएस आएगा 194 आईए में, और किस पे, विच एवर इज हायर के ऊपर, तो 51 लाख के ऊपर टीडीएस आएगा 1% की रेट से 194 आईए में, ये मेरे को काटना पड़ेगा बायर को। सर 52 लाख है कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी 48 लाख, सर दोनों में से कोई एक 52 लाख हो गया हायर, तो सर विच एवर इज हायर के ऊपर टीडीएस 1% से काटना पड़ेगा। और सर केस 4 में कंसिडरेशन 52 लाख, स्टैम्प ड्यूटी 53 लाख, विच एवर इज हायर, इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा एट द 1%। समझ गए। एक चीज क्या बोलता है कि कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा बायर हो सकते हैं या एक से ज्यादा सेलर हो सकते हैं, तो सर उस केस में वो ट्रांजेक्शन केस सर इसको टुकड़ों में बांट देंगे सर, नहीं सर, एक प्रॉपर्टी के अगर एक से ज्यादा बायर है और दोनों का एग्रीगेट करके बेसिकली जो पेमेंट है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टैक्स काटना पड़ेगा। या फिर एक से ज्यादा सेलर है तो बेटा वो जो दोनों को पेमेंट आप कर रहे हो ना, वो टोटल करके अगर 50 लाख से ज्यादा तो रिलीज काटना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट आया फाइनेंस एक्ट 24 के अंदर, वेयर देयर इज अ मोर देन वन ट्रांसफरर or transferee in respect of any immovable property, then the consideration shall be aggregate of the amount paid or payable by all the transferees to the transferor or all the transfer to aggregate। आपको चेक करने का 50 लाख से ऊपर जाएगा तो टैक्स रेट करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, 194 आईए पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर ये रहा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर एज वेल एज, इसको प्लीज करके जाइएगा, आईसीए के मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, एज वेल एज हिज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 60 लाख एंड 15 लाख रेस्पेक्टिवली टू मिस्टर वाई ऑन 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 को बेचा है, किसने, एक्स ने। तो सर जो रेसिडेंशियल हाउस बेच रहा है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी, उसके लिए तो कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा है, वो कैपिटल सेट नहीं है तो कैपिटल कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है एक्स के हाथ में। He has purchased the house property and the land in the year 2023। कहने का मतलब है ये 23 में खरीद के बेच रहा है, मतलब ये शॉर्ट टर्म है, बस ये बताना चाहता है, 24 मंथ से कम है, ठीक है, 40 लाख में और 10 लाख में रेस्पेक्टिवली। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अच्छा वो जो 194 आई है ना बेटा, अगर एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो सर 194 आई में टैक्स करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो 40 लाख एंड 10 लाख respectively। the stamp duty value on the date of transfer on 1 August 24 is 85 lakh। सेक्शन 50C अप्लाई हो रहा है यहाँ पे,
एंड 20 लाख, इधर तो अप्लाई होना ही नहीं है, कुछ नहीं करना ही नहीं है. एंड द रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो भी है, respectively examine the tax implication in the hands of Mr. X and Mr. Y and the TDS implication if any in the hands of Mr. Y, assuming that Mr. X and Mr. Y both are resident. क्या करना है, एक्स के हाथ में तो आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए नहीं करना है. ठीक है, और उसमें ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर लाइक यू, थैंक यू सो मच. ठीक है, और सर वहां पे आपका, क्योंकि जब बैठे हैं तो बेटा करो ना यार, करते हैं ना, क्या करना है ये चीजें. ठीक है, और सर ये जो आपका वाई है ना, वाई 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 खरीद रहा है दोस्त, वाई खरीद रहा है, वाई खरीद रहा है, तो वाई जो खरीद रहा है ना उसके लिए 56(2)(10) अप्लाई होगा. बेटा मेरे को तो सर एकदम पक्का वाला फीलिंग आ रहा है. एंड एक छोटा सा इस क्वेश्चन के साथ बताता हूँ. ये क्वेश्चन आईसीआई को कुछ साल पहले मैंने ही दिया था विद सम मॉडिफिकेशन. आईसीआई ने ये अपने मॉड्यूल में डाल दिया और ऐसा अंदर से फीलिंग है, इंटर फाइनल दोनों में एक क्वेश्चन. तो देखो 4 लोगों के हाथ में ये, इसीलिए बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कैपिटल गेन और कई बहुत सारे सेक्शन आता है. 50C आ जाता है, एक्स के हाथ में कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, वाई के हाथ में 56(2)(10) आ जाता है क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए खरीद रहा है, और वाई के हाथ में ही 194(I)(A) भी आ जाता है, और एक्स और वाई के हाथ में आपको एग्रीकल्चर लैंड का भी वहां पे वो दिखना पड़ेगा. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेक्शंस का यहाँ पे भंडारा आ गया. तो देखो मैंने इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में करके बताया कि सर क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखोगे तो फ्रॉम एक्स पॉइंट ऑफ व्यू ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट टैक्सेबल एज इट इज नॉट कैपिटल, ऐसे बात करते हैं. बट ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा दोस्त. तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि सर आपका कंसिडरेशन जो है बेटा वो 60 लाख है और उसका 110% करते हो तो 66 लाख, फिर भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है. तो इसका मतलब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको एसडी भी लेना पड़ेगा, 85 लाख ले लिया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख माइनस किया, 45 लाख का आपका कैपिटल गेन आ गया शॉर्ट टर्म. अब वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज बेसिकली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए वो आपका, क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर नॉट अ कैपिटल, तो 56(2)(10) अप्लाई होने वाला नहीं है, नॉट टैक्सेबल. बट जो हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया वहां पे अप्लाई होगा. तो स्टेप नंबर 1 56(2) में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन पेड, तो 85 लाख माइनस 60 लाख, 25 लाख का इनएडिक्वेसी, और 10% अगर मैं 60 लाख का करता हूं तो 6 लाख और 50,000 विच एवर इज हायर, 6 लाख का टॉलरेंस अमाउंट है. सर बहुत ज्यादा है यार इनएडिक्वेसी, इससे ज्यादा है तो पूरा अदर्स उसमें टैक्सेबल हो जाएगा. इसीलिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मिक्स हो गया सर वहां पे. अब टीडीएस वाई के हाथ में देखते हैं. सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो नहीं काटे क्योंकि वो आपका कैपिटल एसेट ही नहीं है तो टैक्सेबल ही नहीं है. बट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर काटना है क्या? हाँ सर. क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन 60 लाख रुपए है और स्टैम्प ड्यूटी 85 लाख है, दोनों ही 50 लाख से ज्यादा है, और विच एवर इज हायर 85 लाख है उसके ऊपर 1% से काटना पड़ेगा. तो इक्वेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज कंसिडरेशन स्टैम्प दोनों 50 लाख से ज्यादा है, तो विच एवर इज हायर 85 लाख के ऊपर 1% 85,000. सर प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, इस क्वेश्चन को आप, वैसे मैंने करवा दिया है बट फिर भी आप देख के जाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, फिर उसके बाद में 193 बेटा वहां पे आपका आता है 193 टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. अगर एक पेयर जो कि सिक्योरिटी इशू करता है और वो किसी रेसिडेंट पेई को क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन सिक्योरिटीज, तो बेटा पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज 10% से टैक्स काटना पड़ेगा. बट ये वाली सिक्योरिटीज है तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की या इंडियन रेलवे फाइनेंस या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की. बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अगर ये वाली सिक्योरिटीज है बेटा, ये वाली सिक्योरिटीज है तो टैक्स डिडक्ट होगा. बट कब? जब इंटरेस्ट पूरे साल में 10,000 से ज्यादा है. ठीक है, तो आप देख लेना वहां पे अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 24 का, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020. अगर 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है पूरे साल में तब तो टीडीएस डिडक्ट होगा 10% से. एंड एनी अदर सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट 1 अक्टूबर 24 के बाद में. ओके, बट यहाँ पे ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट. ठीक है, कि अगर एक कंपनी है जो कि बेसिकली लिस्टेड कंपनी है, मतलब उसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है दोस्त, और वो क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रही है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचओ को. कंडीशन नंबर 1 लिस्टेड कंपनी होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रही है. कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयूएफ को दे रही है. कंडीशन नंबर 4 जो अमाउंट दे रही है ना वो पूरे साल में बेटा अप टू 5,000 है. और कैसे दे रही है? अकाउंट पे ही चेक से दे रही है, ओनली अकाउंट पे ही चेक, ओनली अकाउंट पे चेक, नॉट ड्राफ्ट नॉट ईसीएफ. तो बेटा वहां पे आपका कोई टीडीएस आने वाला नहीं है, नो टीडीएस, नो टीडीएस. बट इन 5 में से कुछ भी कंडीशन ऊपर नीचे हुआ तो टीडीएस आएगा.
अब बेटा ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू वगैरह में भी, छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में भी, और ये टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि P&L के क्रेडिट साइड में दे दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बराबर है, रिसीव फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और अमाउंट दे दिया वहां पे आपका कितना, अमाउंट दे दिया 4,500 4,700, अकाउंट पे चेक से ऐसा डिटेल दिया, तो सर वो आपको जो दे रखा है ना वो ग्रॉस ही है, टीडीएस कटा ही नहीं है वहां पे, जो भी है मतलब 4,500, लेकिन अमाउंट है सर 9,000 रुपए, कितना कितना 9,000 रुपए, तो इसका मतलब टीडीएस कटा था 10%, और वो नेट अमाउंट है, नहीं लिखा हो फिर भी उसको आप नेट मान सकते हो, नेट अमाउंट है, तो 9,000 जो क्रेडिट साइड में, पहले तो आप क्या करो लेस करो, और फिर बाद में अदर सोर्सेज में लेके आके उसको ग्रॉस अप करो 9,000, और वो 90% तो अपॉन 90 इंटू 100 करके, क्योंकि टीडीएस कटा है ना वहां पे, तो वो आपका वहां पे 10,000 अदर सोर्स में आएगा। अब रुको मत सर, जब टैक्स निकालोगे तो जब टोटल टैक्स आएगा उसमें से टीडीएस माइनस करना है 1,000 रुपए का 193 के अंदर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कट चुका है ना इतना टैक्स। दूसरा, सिक्योरिटीज ओन बाय इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे टैक्स डेट नहीं होने वाला है। फिर आता है 194A, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर पेयर, ठीक है, जो 194I में कवर, ये क्या करना है, अगर पेयर वहां पे बड़ा इंडिविजुअल, बड़ा एचयूएफ या कोई भी मतलब है वहां पे, मतलब अगर पेयर छोटा इंडिविजुअल, छोटा एचयूएफ है, मतलब जिसका लास्ट ईयर का टैक्स ऑडिट नहीं करवाना था, तो उसको तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है 194A के अंदर, 194R चीज। लेकिन उसके अलावा कोई ये दोस्त है और वो किसी रेसिडेंट पेई को दोस्त वहां पे इंटरेस्ट दे रहा है, बट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10% से काटना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बट दोस्त नहीं काटने की जरूरत है टैक्स, अगर कोई बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी रेसिडेंट पर्सन को, ठीक है, क्या पे कर रही है, सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, सेविंग बैंक कितना भी अमाउंट, कितना भी अमाउंट सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे, तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। और अगर वहां पे एफडी या आरडी के ऊपर पे कर रहे हैं, तो सर पूरे साल में 40,000 का अमाउंट है वो एक बैंक पे कर रही है, 40,000 का अमाउंट है अप टू 40,000, तो टीडीएस नहीं आएगा। 40,000 से ऊपर पे किया पूरे साल में तो टीडीएस आएगा। और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में लिमिट कितना हो जाएगा, 50,000। इसको आप कुछ इस तरीके समझो, और ये लिमिट है, ये पर बैंक है सर, पर ब्रांच नहीं है। जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक है बेटा, इसका अजमेर ब्रांच, जयपुर ब्रांच, मुंबई ब्रांच, आबू रोड ब्रांच, इसमें सब में मैंने एफडी करवाया है, और सब लोग मेरे को इंटरेस्ट ऑन एफडी दे रहे हैं, 12,000, 8,000, 41,000, 7,000। मिस्टर एआरपी रेसिडेंट है। आप बोलोगे सर ये 40 से कम, ये 40 से कम, ये 40 से कम, ना मुन्ना ना, पर ब्रांच 40,000 लिमिट नहीं है, पर बैंक है। टोटल करोगे, टोटल होता है 68,000, और कोई कि मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा पूरे 68,000 पर, सारी ब्रांचेस काटेगी, क्योंकि बैंक तो एक है ना वहां पे, ठीक है। 40,000 के ऊपर है तो पूरे अमाउंट के ऊपर 10% से टीडीएस 6,800 काट के पेमेंट करेंगे। लेकिन मान लो ये अलग अलग ब्रांच ना हो, लगे अलग अलग बैंक होता है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, ये आपका कोई भी कोटक महिंद्रा बैंक जो भी है, तो इन दैट केस बेटा खाली इस केस में टैक्स डिडक्ट होता, और उस केस में भी टैक्स डिडक्ट नहीं होता अगर मैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होता, क्योंकि 50,000 का लिमिट हो जाता। क्लियर है सर? तो ये आपका 194 आईए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये वाला पॉइंट खास करके इंपॉर्टेंट था वहां पे, ठीक है। और सेविंग बैंक के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करता है, ओके। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट करा, कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन XYZ का इंटरेस्ट वहां पे, तो 5,000 तक पूरे साल में पे किया तब तो टीडीएस नहीं आएगा। अगर 5,000 से ज्यादा अगर पे कर रहे हो तो टीडीएस 10% से कटेगा। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है हमको आईटी रिफंड के ऊपर, जैसे मेरा अभी आईटी रिफंड आने वाला है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा ठीक है, तो इन दैट केस सर वहां पे वो टीडीएस नहीं काटेंगे, क्योंकि मैं रेसिडेंट हूँ। हाँ, अगर मैं नॉन रेसिडेंट होता तो टीडीएस कटता, क्योंकि वो 194A फिर नहीं कवर होता, 194A में खाली रेसिडेंट पे ही आता है, नॉन रेसिडेंट के लिए 195 है जो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पे कर रहा हूँ, मैं बैंक को पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर वहां पे पे कर रहा हूँ, एक मिनट, मैं किसी बैंक को पे कर रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जैसे मैं गवर्नमेंट को पे करता हूँ तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, बट मैं अगर किसी बैंक को पे कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट लोन पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। कुछ और चीज़ है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को या अपने मेंबर को पे करते टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर सर वहाँ पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो पैसा नहीं दे रही थी, मैं ट्रिब्यूनल में चला गया और ट्रिब्यूनल ने वहाँ पे क्या कर दिया, मेरे फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, तो इन दैट केस वहां पे मेरा अमाउंट ड्यू हो गया, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया, टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि पे थोड़ी किया, मेरे को पैसा मिला नहीं है ना। हो सकता है वो इंश्योरेंस कंपनी आगे हाई कोर्ट में अपील कर दे, तो सर ड्यू हुआ है ना, खाली क्रेडिटेड पे टीडीएस कटने वाला नहीं है। यहां तक कि अगर वो इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट
पे भी करती है, बट पूरे साल में 50,000 तक है तो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा, है ना। जो मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल से जो पास हुआ ऑर्डर उसके वजह पे किया है, बट अप टू 50,000 इंटरेस्ट है, पूरे साल में टैक्स नहीं कटेगा। 50,000 ज्यादा है तो 10% कट जाएगा। ये एक पॉइंट आया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के केस में अप टू 40,000 का इंटरेस्ट है, पूरे साल में टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बट 40,000 का टैक्स डिडक्ट होगा। फिर नेक्स्ट आता बेटा 194C। 194, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन कर लेना। एफडी वेफडी करवाया है तो अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज कर लेना। टीडीएस के सारे क्वेश्चन नजर से उतार ही देना वहां पे। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों एक पेयर है जो अपने रेसिडेंट पेई जो कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है, वर्क का पेमेंट कर रहा है, वर्क का पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में अच्छा वर्क में सप्लाई ऑफ लेबर भी आ जाता है। अगर वो पेमेंट कर रहा है, सिंगल पेमेंट या सिंगल क्रेडिट अप टू 30,000 का है तो टीडीएस कटने वाला नहीं है। 30,000 से ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। और एग्रीगेट पेमेंट वहां पे अप टू 1 लाख का तो टीडीएस कटने वाला नहीं है। अगर एग्रीगेट पेमेंट पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। कब? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सर अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो रेट 1% होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर अदर है तो 2% रेट होगा। इसको ये देख के सामने वाले का देख के काटना पड़ेगा कि भाई इंडिविजुअल एचयूएफ तो 1%, अदर इंडिविजुअल 2% से काटेगा। बट अगर ये पेयर छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ 194 आर्चीज, हमेशा याद रखोगे 194 आर्चीज, ARCHIJ, ये नहीं काटना इन सेक्शन में अगर पे करने वाला छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर टैक्स और लिमिट से कम था। इनफैक्ट इस सेक्शन में छोटा एचयूएफ एओपी भी है तो उसको भी काटने की जरूरत नहीं है, खाली इसी सेक्शन में छोटा एओपी बीओआई को भी काटने की जरूरत नहीं है। तो 194C में छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ छोटा एओपी छोटा बीओआई। कौन होते हैं छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ छोटा एओपी छोटा बीओआई? जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर टैक्स और लिमिट से क्या था? कम था। तो इन दैट केस सर उनको इस साल टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसके अलावा कोई लोग है और वर्क का पेमेंट कर रहे हैं इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर तो टैक्स काटना पड़ेगा अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो पहले तो थ्रेशोल्ड लिमिट समझते हैं हम लोग, फिर मैं बताता हूँ अगर वो पे ही कौन है इंडिविजुअल तो 1%, अदरवाइज 2%। तो एग्जाम्पल से समझते हैं 194C के अंदर। ठीक है, 194C में देखो यहाँ पे मिस्टर ARP है दोस्त। सर मैंने मेरे नोट्स में ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके से कवर कर रखे हैं, एक बार नजर से उड़ा दिया ना बेटा तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है टेलीग्राम चैनल नीचे जाओ ज्वाइन करके रखो, उसमें जो भी अपडेट आएगा उसी में आएगा, वीडियो आ रहा है कुछ भी आ रहा है उसी में आएगा, वो आप हमेशा के लिए वो करके रखो। ठीक है, तो मिस्टर ARP है जो कि पेयर है, ये एक इंडिविजुअल है, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 110 लाख था 23-24 में। मतलब ये ARP इस साल 24-25 में छोटा नहीं बड़ा इंडिविजुअल है और इनको तो 194 आर्चीज में काटना पड़ेगा, 194C में भी काटना है। अब यहाँ पे वो पेमेंट कर रहा है या क्रेडिट कर रहा है वर्क के लिए, ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर है ना कॉन्ट्रैक्टर वो एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है कॉन्ट्रैक्टर पे। अब देखो अलग अलग पेमेंट, बिल 1 1 अप्रैल 24 को वहां पे मेरे पास में आता है, 28,000 का मैंने पे कर दिया, नहीं काटूंगा क्योंकि 30,000 से कम है, नो टीडीएस 194C। बिल 2 15 अप्रैल 2024 को मेरे पास में आता है, 15,000 का क्रेडिट हुआ, पेड और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बट नहीं काटना क्योंकि 30,000 से कम है और एग्रीगेट 1 लाख हो ही नहीं रहा है तो नो टीडीएस। बिल 3 अलग ही है, अलग ही सारे बिल अलग लिए, 20 मई 2024 को 31,000 पे कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया, खाली इस 31,000 के ऊपर टैक्स कटेगा क्योंकि ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो 1% से टैक्स कटेगा, 310 रुपए काट के मैं पेमेंट करूंगा। बिल 4 25,000 का पे किया, अभी टीडीएस नहीं कटेगा क्यों? क्योंकि 30,000 से कम है और एग्रीगेट अभी भी 1 लाख नहीं हुआ है मेरे दोस्त, नो टीडीएस 194C में। बिल 5 28/12/2024 को 5,000 का क्रेडिट हुआ, अब देख अब तो टोटल करेगा ना तो टोटल बेटा 1,04,000 हो जाएगा। अब 1,04,000 हो जाएगा तो लल्ला यहाँ पे टैक्स कटना पड़ेगा, बट पूरे 1,04,000 पे नहीं, 1 लाख से ज्यादा बट पूरे 1,04,000 पे, क्योंकि 31,000 पे तो ऑलरेडी काट रखा है ना मेरे दोस्त। तो 1,04,000 में से 31,000 माइनस कर दोगे तो इस 73 के ऊपर 1% से काटोगे, 730 रुपए इस 5,000 में से काटने पड़ेंगे। अब अगला 800 रुपए पूरे पे 1% से कटेगा 8 रुपए, और अगला 3,000 रुपए क्रेडिट किया पूरे के ऊपर 1% से 30 रुपए कटेगा। इस तरीके से पूरे साल में 1078 टैक्स डिडक्ट होगा। बट मान लो ये कॉन्ट्रैक्टर रेसिडेंट इंडिविजुअल की जगह कोई कंपनी होता, पार्टनरशिप फर्म होता, तो क्या डिफरेंस होता? एक ही डिफरेंस होता, ये रेट 2% हो जाता, ये ध्यान रखने का। और ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो कोई भी होगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है सर, ठीक है? तो उस केस में सर वहाँ पे आपका, अगर ये छोटा इंडिविजुअल, हाँ, अगर ये छोटा इंडिविजुअल मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से कम होता दोस्त, तो उसको नहीं काटना था टीडीएस 194 सी के अंदर। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करेगी। 194 सी में कुछ और भी चीज़ें हैं बेटा, वो 194 सी में कुछ और भी चीज़ें, वो क्या है कि बेटा वर्क में क्या-क्या आता है, तो सप्लाई ऑफ लेबर तो आ ही गया, प्लस एडवर्टीजमेंट भी आता है। तो जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स है। यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, जो प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन जो प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे सर, कि अगर जैसे सोनी टीवी किसको, कपिल शर्मा प्रोडक्शन हाउस को पैसा देता है, या नेटफ्लिक्स कपिल शर्मा प्रोडक्शन हाउस को पैसा देगा हमारे लिए कॉमेडी शो बना के दो, ऐसा स्पेसिफिकेशन रहेगा, और बस आप शो बना के हमको दे दो, कैरेक्टर ये रखने हैं आपको, और कॉपीराइट्स नेटफ्लिक्स के पास में रहेंगे, आपके पास में नहीं रहेंगे। तो सर वो कपिल शर्मा प्रोडक्शन हाउस है ना, वो वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है। सोनी टीवी एक प्रोडक्शन हाउस है फायरवर्क्स, उसको पैसा देता है, बोलता है कि सीआईडी बना करके दो हमको, और इसके कैरेक्टर्स हमारे रहेंगे, जो हम डिसाइड करेंगे उनको लेने का है, प्लस उस पूरे सीआईडी का कॉपीराइट हमारे पास में रहेगा, जहां हमको दिखाना वही दिखाएंगे, प्रोडक्शन हाउस कहीं और नहीं दिखा सकता, किसी और को नहीं दे सकता, कलर्स पे नहीं दे सकता, जी पे नहीं दे सकता, हम सोनी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो गया, अलग अलग सोनी लिव हो गया, उसके ऊपर हम दिखाएंगे, सोनी सब हो गया, सब उनके ऊपर दिखाएंगे। और सर दया, या फिर वहां पे दया तो चलो उसका नाम है, बट ऐसी प्रद्युमन, ये कैरेक्टर ये सब कहीं और यूज नहीं हो सकते, अगर यूज करना है तो सोनी टीवी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे जो सोनी फायरवर्क्स को जो काम दे रहा है, वर्क है, वर्क है, प्रोडक्शन करने का वर्क है बेसिकली, ठीक है? तो इन दैट केस सोनी जब पेमेंट करेगा फायरवर्क्स को, ठीक है, प्रोग्राम बनाने के लिए, तो टीडीएस काटेगा 194 सी के अंदर। लेकिन मान लो वहां पे एकता कपूर ने एक सीरियल बनाया नागिन, और वो एकता कपूर बोलते हैं मैं इसका कॉपीराइट मेरे पास में ही रहेगा, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, मेरे को कौन सी नागिन चूज करनी, कितनी नागिनें लेनी है वो मैं डिसाइड करूंगी, क्या स्टोरी रहेगा, कितने सीजन आएगा वो मैं डिसाइड करूंगी, तुमको तो बस खाली अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, ऐसा कलर्स को बोला। तो कलर्स उस केस में जो पैसा दे रहा है किसको, बालाजी टेलीफिल्म्स को, तो इन दैट केस वो वर्क नहीं है, चीज ध्यान रखने का है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज एग्जांपल में भी ले रखी है कि अगर कोई टीवी चैनल किसी प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट प्रोग्राम एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर एंड कॉपीराइट आर रिटेन्ड बाय सच ब्रॉडकास्टर टेलीकास्टर, तो वर्क है टीडीएस 194 में आएगा। बट अगर वहां पे ऑलरेडी कोई प्रोड्यूस प्रोग्राम है और उसका बस खाली वहां पे ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग राइट लिया है, वो वर्क नहीं है, वो टीडीएस आने वाला नहीं है। उसके अलावा सर वहां पे नेक्स्ट आता है कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय अदर देन रेलवेज, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज वगैरह होती है, ट्रक्स वगैरह होते हैं, बसेस वगैरह को हायर करते हैं, वो भी वर्क है, उनको पेमेंट करोगे तो टैक्स डिडक्ट होगा। कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी वर्क है, वहां पे भी टैक्स डिडक्ट होगा। और सर मान लो मेरे को कुछ भी सामान बनाने का है, तो मैंने सामने वाले को रॉ मटेरियल दिया, सुनना सुनना सुनना, सामने वाले को रॉ मटेरियल मैंने दिया, या मैंने बोला ये मेरा आदमी यहीं से रॉ मटेरियल लेना है, कहीं और से नहीं लेना है, यहीं से लेना है, ठीक है? और स्पेसिफिकेशन जैसे दे रहा हूं वैसे ही बना करके तू मेरे को देगा, ठीक है? मैन्युफैक्चर सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, या मेरे बताए हुए मेरे रिलेटिव जो 48(2) में आते हैं उनसे खरीदना है, ठीक है? जॉब वर्क जिसको बोलते हैं बेटा, जॉब वर्क, जॉब वर्क ये भी वर्क है और टीडीएस काटा जाएगा। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, मतलब सामने किसी और ने किसी कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो वो भी वर्क है, वो उसका पेमेंट करेगा तो टैक्स काटेगा। जैसे जितने भी आप ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहनते हो, ली हो गया, लिवाइस हो गया, खुद नहीं बनाते बेटा, ये जॉब वर्क पे किसी को कपड़ा देते हैं, सब थ्रेड्स बटन्स वगैरह सब देते हैं, स्पेसिफिकेशन देते हैं, डिजाइन देते हैं, आप बोले काम करो ये इसका डेनिम बना के हमको दो, ठीक है? स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल दिया, या रॉ मटेरियल हमारे वहीं से खरीदना, या हमारे बोले हुए पर्सन से ही खरीदना है, वो वर्क है, 194 सी में टैक्स डिडक्ट होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप बहुत सारी बिस्किट्स खाओगे, आपके पास में पैकेट्स वगैरह भी होगी, चॉकलेट्स खाओगे, तो सर बनाने वाली जो कंपनी है ना, बेसिकली उसका जो पार्ले जी ना, पार्ले जी हर जगह खुद नहीं बनाती है सर, पार्ले जी के अलग अलग जगह टाइप्स होते हैं, बेकर्स होते हैं, तो उन बेकर्स को स्पेसिफिकेशन दिया इतना ही इसको बेक करना है, इस डिग्री पे करना है, रॉ मटेरियल में बस यही चीज आइटम इतना ही क्वांटिटी लेना है, हर चीज का, तभी तो टेस्ट हर जगह सेम आता है पार्ले जी का,
ठीक है। और रॉ मटेरियल तो खुद ही बेचते हैं भाई, सर गेहूं से बनेगा, आटे से बनेगा। अगर मान लो एक गेहूं चंडीगढ़ का, एक गेहूं गुवाहाटी का, एक गेहूं मतलब अलग अलग हो गया, तो सर उनमें टेस्ट में भी तो डिफरेंट, एक अलग क्वालिटी, एक अलग गेहूं में भी अलग अलग आते हैं, तो सर वो तो आपका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं रॉ मटेरियल हमसे ही लेना, या मैं जहां से बोलूंगा वहीं से खरीदना है तुमको, ये वर्क है। ओके। लेकिन अगर वहां पे कोई सामने वाला सिर्फ सामान बना के दे रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, ये खाली स्पेसिफिकेशन दिया, रॉ मटेरियल अपनी मर्जी से उसने लगा दिया, ये वर्क नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके। तो सर हाउएवर द वर्क शैल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम अ पर्सन अदर देन सच कस्टमर और रिलेटिव वर्क ऑल्सो एक्सक्लूड एनी सम रेफर्ड। ये आ गया कि मान लो एक सीए फर्म है, वो एक क्लाइंट को बोलती है हम तुम्हारा ये भी कर देंगे, अकाउंटिंग में मैनेज कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, वो सब। तो एक हमको एक बंच ऑफ सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक वर्क है। तो 194 सी में आप टैक्स काटना नहीं सर, ये हटा दिया है। इस केस में 194 जे जो प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन में जो कवर होता है 194 जी में ही, 194 सी में नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखने का है। ओके। ये कुछ पॉइंट है कि मान लो यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने रॉ मटेरियल दिया, साथ में स्पेसिफिकेशन दिया ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड ने उन स्पेसिफिकेशन रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ सामान बनाया और वो सामान एक्स लिमिटेड को दे दिया, वर्क है सर, 184 में टैक्स डेट होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने बस खाली इसको बोला है कि भाई स्पेसिफिकेशन दी है, और रॉ मटेरियल इसने किसी बाहर वाली थर्ड पार्टी से अपनी मर्जी से ही खरीदा है, और सर वो बना करके इसको दे दिया, सर ये वर्क नहीं है, टैक्स डेट नहीं होगा। लेकिन सर एक्स लिमिटेड ने रॉ मटेरियल तो खुद ने दिया या अपने किसी पार्टी से परचेज करने को बोला, साथ में स्पेसिफिकेशन दिया, और उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसने बना के फिनिश दिया, वर्क है। तो सर इसमें उसमें फर्क है। फर्क ये है कि सर मान लो इस ए लिमिटेड ने जो बिल दिया है, इनवॉइस दिया है, उस इनवॉइस में मटेरियल और लेबर, क्योंकि सर खाली लेबर होता है ना, लेबर ही तो वर्क की कैटेगरी में आता है, मटेरियल का तो मटेरियल तो खरीद के लगा रहा है, बट मटेरियल लेबर अलग नहीं दिखाया है, तो पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स डेट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 194 सी में हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर मटेरियल और लेबर अलग अलग दिखाया तो खाली लेबर के ऊपर ही टैक्स काटना है, खाली लेबर, मटेरियल के ऊपर नहीं काटोगे। अगर दोनों सेपरेट नहीं दिखाए गए तो पूरे अमाउंट के ऊपर, अगर दोनों सेपरेट दिखाए तो खाली लेबर के ऊपर टैक्स काटोगे, मटेरियल के ऊपर नहीं काटोगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंडिविजुअल और एचयूएफ सर्विसेज लेता है, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट से, तो 194 सी में टैक्स डेट नहीं होगा। ठीक है। फिर वो चाहे बड़ा इंडिविजुअल एचयूएफ क्यों ना हो, कि मैं मान लो मेरा लास्ट ईयर में टैक्स हो गया था, मैं इंडिविजुअल, बड़ा इंडिविजुअल, अब मेरे को अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करना एकदम धूमधाम से, मैंने कैटरर को बुलाया, पेमेंट के 50,000, 30,000 से ज्यादा टैक्स कटना चाहिए था, क्योंकि बड़ा इंडिविजुअल हो, मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर था, नहीं कटेगा, पर्पस मेरा पर्सनल था इंडिविजुअल का, तो टैक्स डेट नहीं होगा। ठीक है। लेकिन मैं अपने ऑफिस के लोगों को पार्टी दे रहा हूं, पिकनिक पे लेके जा रहा हूं, उसके लिए कैटरर को बुलाया, तो पर्सनल पर्पस नहीं, उस केस में टैक्स डेट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो टैक्स डेट नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है, जीटीए को, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रक वाले को पेमेंट कर रहा है, ट्रक वाले, और ट्रक वाला डिक्लेरेशन देता है कि मेरे पास में 10 से ज्यादा ट्रक नहीं है पूरे साल में, ठीक है, और ऐसा वो डिक्लेरेशन परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ में फर्निश करता है, तो बोले चल तू छोटा आदमी, तेरा टीडीएस नहीं काटेंगे 194 सी में। ठीक है। ओके। फिर 194 सी के बाद में 194 एच, 194 डी एंड 194 जी, तीन वहां पे आपके अलग अलग सेक्शन है। ये तीनों कमीशन के सेक्शन है, तीनों कमीशन के सेक्शन है, कमीशन ब्रोकरेज। सबसे पहले जब भी पढ़ो तो पहले 194 डी पढ़ा करो, या सीक्वेंस डी पढ़ा करो, फिर जी पढ़ा करो, फिर एच पढ़ा करो। तीनों में कुछ कॉमन पॉइंट है, बट है क्या, 194 डी में इंश्योरेंस कमीशन है, 194 जी में कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स है, और 194 एच में ऑल अदर कमीशन ब्रोकरेज आ गया है। तो 194 डी में जब कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी अपनी एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन देगा तो 5% से टीडीएस काटेगा, अगर वो पूरे साल में कमीशन 15,000 से ज्यादा है, मतलब अप टू 15,000 कोई टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है पूरे साल में। ठीक है। पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, प्रोवाइडेड वो एजेंट रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा 194 जी में एक लॉटरी कंपनी वहां पे अपने लॉटरी एजेंट को पूरे साल में 15,000 तक कमीशन देती, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 15,000 से ज्यादा अगर कमीशन देगी पूरे साल में तो टीडीएस 194 जी में कटेगा 5% की रेट से, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद में अगर है तो 2% से रेट से कटेगा टीडीएस।
और वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है। ऐसे ही सर बाकी सारे कमीशन ब्रोकरेज, बाकी सारे मतलब सारे सब आ गया, जिसमें सिम कार्ड वाला कमीशन भी आ गया, रिचार्ज वाला कमीशन भी आ गया, जो ब्रोकर वगैरह होते हैं वो कमीशन भी आ गया, हर तरह कमीशन ब्रोकरेज आ गया। अगर कोई एक पर्सन जो कि पेयर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पेयर एनी पर्सन, बट इधर अदर देन छोटा इंडिविजुअल, छोटा है 194 आई मतलब 194 आर्चीज, 194 आर्चीज, ARCHIJ, तो आ गया ना यार एच यहाँ पे। तो अगर पेयर छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसको काटने की जरूरत नहीं, लेकिन बड़ा इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसको देखना पड़ेगा। मैं जिसको पेमेंट करो पूरे साल में 15,000 से ज्यादा पेमेंट करो, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000, तीनों केस में कॉमन है 15,000। कॉमन मतलब तीनों को मिला के नहीं है, सबका अलग 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 है। तो उस केस में 5% से टीडीएस काटेगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% काटा जाएगा, प्रोवाइडेड पे कौन है रेसिडेंट। तो तीनों में तो कॉमन चीज है, तीनों क्या कमीशन कमीशन कमीशन, बट 194D इंश्योरेंस कमीशन, 194G सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स का कमीशन, 194H में ऑल अदर कमीशन बुकेज। 190 सॉरी पेयर में क्या डिफरेंस है सर, पेयर में यहाँ पे एनी पर्सन, बट 194H में अदर देन छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ, एनी पर्सन बट अदर देन छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ, छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ नहीं काटेंगे। सर रेट तीनों में कॉमन है 5%, 5%, 5%, और हर 5% वाली रेट, हर 5% वाली रेट 1 अक्टूबर 2024 के बाद में सब जगह 2% हो गया, बस 194D को छोड़ के। 194DA में भी 2% हो गया है, हमने पढ़ा था, बराबर है। तो सर हर 5% वाली रेट 194D को छोड़ के 2% हो गया है 1 अक्टूबर 2024 के बाद में। सर कब काटना पेमेंट ऑफ क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, और तीनों केस में अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट, अलग अलग 15,000 तक अगर सिंगल पर्सन कमीशन पे करो पूरे साल में टैक्स काटने की जरूरत नहीं, 15,000 ज्यादा पे करो पूरे अमाउंट पे टीडीएस आएगा। 194I टीडीएस फ्रॉम रेंट के ऊपर वहां पे आपका टीडीएस, ठीक है। अगर कोई भी छोटा इंडिविजुअल छोटा है जो रेंट का पेमेंट करे तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट अदर देन छोटा इंडिविजुअल छोटा है जो कोई भी पेमेंट कर रहा है रेंट का पेमेंट कर रहा है और पूरे साल में 2,40,000 तक पेमेंट कर रहा है, तब तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। बट पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है तो बेटा अगर प्लांट एंड मशीनरी तो 2% से काटना है, और अगर अदर असेट है फर्नीचर बिल्डिंग हो गया लैंड हो गया तो 10% से काटना है। का पेमेंट ऑफ क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर। सर यहाँ पे आप एग्जांपल से समझो 194I में देखो, मैं जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा तुरंत एग्जांपल पे आपको लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। और मेरे को थोड़ा सा भी क्या है जल्दबाजी इसलिए क्योंकि 9 बजे सर स्ट्रीम एंड हो जाएगा, 12 घंटे में वीडियो बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टीडीएस कंप्लीट करवाने के मूड में हूँ सर। सर 195 मिस्टर ARP जो कि रेसिडेंट पेयर है, जो कि टेनेंट है, जिसने किराए पे ले रखा है, और सर उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 108 लाख था। तो 108 लाख मतलब बड़ा इंडिविजुअल हो गया, मतलब उसको तो 194 आरचीज का हर सेक्शन में काटने का है। अगर ये 98 लाख होता तो 194 आरचीज में नहीं काटना था, ठीक है। अब ये रेंट पे कर रहा है एक ही ऑफिस के लिए 2 लोगों को, ज्वाइंट ओनर है, तो लिमिट है 2,40,000 तक पूरे साल में पे करते हो तो नहीं काटने का। अभी क्वेश्चन आता है 240 सर उस पर प्रॉपर्टी का या पर ओनर है, सर ये ईच को ओनर लिमिट है, ईच को ओनर दोनों के लिए अलग अलग। तो सर यहां पे देखो मिस्टर सोनी जो कि को ओनर है और मिसेस सोनी जो कि को ओनर है, मिस्टर सोनी को रेंट ऑफ ऑफिस पे करा 2,30,000, इधर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं क्योंकि 240 से कम है। बट मिसेस सोनी जो कि को ओनर है 250 का रेंट पे किया जा रहा, 240 से ज्यादा टीडीएस आएगा 10% से 250 के ऊपर। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ऑफिस का रेंट था इसलिए 10%, फर्नीचर होता है 10%, बट प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका 2% का रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, प्रीवियसली 24-25 मिस्टर ARP जो कि टेनेंट है और लास्ट ईयर का टर्नओवर 108 लाख, मतलब हर सेक्शन में काटने का 194 हर चीज में, और वो मिसेस सोनी को ही रेंट पे कर रहा है, एक ही इंसान को, रेसिडेंट पे को। ऑफिस का रेंट पे कर रहा है 180 पर एनम, फर्नीचर का रेंट है 30,000 पर एनम, और सर प्लांट एंड मशीन का रेंट है 50,000 पर महीना। तो इस केस में 240 अलग अलग देखो ना सर, पर पर्सन देखते हो ना, तीनों का टोटल करो 260 होता है, 240 से ज्यादा होता है। तो 260 बेटा वहां पे 240 से ज्यादा है, तो इस केस में टीडीएस पूरे अमाउंट के ऊपर आएगा, बट रेट अलग होगा, इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 2%, 50,000 के ऊपर 2%, और ऑफिस फर्नीचर एंड जो बाकी जो है उसके ऊपर 10% से आएगा। टोटल टीडीएस 194 में 22,000 हो जाएगा। और 194 IB वो भी बेटा वहां पे टीडीएस ऑन रेंट की बात करता है, किसकी बात करता है, टीडीएस ऑन रेंट, बट कहानी थोड़ी सी अलग है। वो बोलता है कि यहाँ पे टीडीएस ऑन रेंट तो है, बट कौन काटेगा, वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको 194I में नहीं काटना है, मतलब कौन, छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको 194I में नहीं काटना है, वो यहाँ काटेगा।
कब? अगर पूरे महीने में रेंट वहां पे आपका 50,000 या इससे ज्यादा है, 50,000 या इससे ज्यादा है, अप टू 50 तक काटने का जरूरत नहीं है, सॉरी 50,000 से ज्यादा है, अप टू 50 काटने का पर मंथ नहीं है। रेट क्या होगा? 5%। बट सर जैसे कि मालूम है 1 अक्टूबर 2024 के बाद में सारी 5% वाली 2% होगी 194D को छोड़ करके। उसके बाद में यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर टीडीएस 1 अक्टूबर के बाद में काटा जा रहा है तो वैसे तो मंथली रेंट है तो 30 सितंबर तक 5% रेट लगना चाहिए, उसके बाद में 2% लगना चाहिए। बोले नहीं, जिस मंथ में काट रहा है उस टाइम पे कौन सा रेट अप्लाई होता है, तो अगर मार्च में काट रहा है तो सर आपको 2% लगाना पड़ेगा, और सितंबर में काट रहा है तो 5% लगाना पड़ेगा। अगर पेन नहीं दिया है तो बेटा 20% और 5% विच एवर इज हायर, या 20% और 2% विच एवर इज हायर हमने पढ़ा था। तो सर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने को तो एग्जाम्पल से आता है सर, ठीक है। तो मिस्टर ARP जो कि टेनेंट है और उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 90 लाख था, छोटा इंडिविजुअल, इसको तो 194 आर चीज में काटना ही नहीं है, 194 आई में भी नहीं काटना है, लेकिन ये मंथली रेंट पे कर रहा है मिसेस सोनी को जो कि ओनर है 60,000 पर मंथ। तो सर एक मिनट, एक तो 194 आई में नहीं काटना है, कंडीशन सेटिस्फाई 194 IB के लिए ये आ सकता है सर, और दूसरा 50,000 पर मंथ से क्या है दोस्त ज्यादा है, तो 194 IB में काटना पड़ेगा। तो सर पूरे साल का रेंट कितना होगा? 60 इंटू 12, 7,20,000। इसके ऊपर कब रेंट का टीडीएस कब काटेगा? तो ये वन टाइम टीडीएस काटना पड़ता है। मेरा एकदम पूरा गला जा चुका है, भयंकर पेन कर रहा है, भयंकर मतलब भयंकर पेन कर रहा है, और मेरे को टेंशन सुबह के लेक्चर, सर्वर तो दुखी रहा, सुबह के लेक्चर की टेंशन अलग हो रही है। कोई बात नहीं है, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, ठीक है। और जो जो प्रॉमिस किया है वो मैं आपको दूंगा, डोंट वरी, आज मतलब नहीं बट मैं दूंगा, 100% दूंगा। ओके, तो सर यहाँ पे आपका टैक्स कब डिडक्ट होता है? उस साल में, उस महीने में टैक्स डिडक्ट होता है जो साल का एंड होता है, साल का एंड मतलब मार्च में डिडक्ट होगा, मंथ ऑफ मार्च, एक ही बार डेट होता है। तो पूरे अमाउंट के ऊपर, मार्च में रेट आपका 2% हो गया था 5 से, तो पूरे अमाउंट के ऊपर 2% से टैक्स डिडक्ट होगा, ठीक है, 7,20,000 पे 2%। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो 7,20,000 पे 2% से वहां पे आपका टैक्स रेट हो जाएगा 14,400, 191 IB में टैक्स रेट होगा। तो जो लास्ट मंथ का रेंट पे करेगा ना मिस्टर ARP, तो ये 14,400 काट करके पे करेगा, और ये 14,400 वन टाइम सरकार को जमा करवा देगा। लेकिन मान लो सर ये मैं सोनी जी है जो भाभी जी है उनके पास में, क्या भाई भाभी जी आपका पेन तो दे दो, वो बोला कौन सा पेन, मेरे पास तो कोई पेन नहीं है, तो उस केस में रेट का हो जाता है 2% और 5% विच एवर इज हायर। तो 14,400 का shall be deducted from the rent of March 25 and it should be deposited within one time है 30 days from end of the month in which is deducted, 30 अप्रैल तक जमा करवाना पड़ेगा। पूरा यहीं पे बता दिया, यहीं पे ये रेफर कर लो कि बहुत है आपके लिए 195 IB में। बट सपोज मिसेस सोनी ने वहां पे पेन फर्निश नहीं किया है, तो सर रेट आपका 2%, 20% विच एवर इज हायर, बट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 20% रेट लगेगा, तो देखो 7,20 के ऊपर 20% करोगे तो 1,44,000 का टीडीएस हो गया। लेकिन लास्ट मंथ का रेंट तो सर 60,000 ही है ना, तो 84,000 लाऊंगा कहां से? तो उस केस में टीडीएस शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू लास्ट मंथ का रेंट 60,000 पे आ जाएगा। एक और चीज में इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे तो मैं घर खाली नहीं कर रहा हूं या जो भी जगह खाली नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए मंथ मार्च के मंथ में काट रहे, लेकिन मान लो मैं दिसंबर में अगर खाली कर देता तो टैक्स कब डिडक्ट करते? लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, मतलब दिसंबर में कट करते हैं। सर कल मिलते हैं, हाँ भाई बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से वहां पे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन है बेटा 194J। 194J क्या बोलता है? 194J अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है प्रोफेशनल फीस का और वो बेटा 30,000 से ज्यादा है, अप टू 30,000 कोई टैक्स नहीं डिडक्ट होगा, है ना। FTS फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज वो भी 30,000 से ज्यादा है, अप टू 30,000 कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, अलग अलग सबके लिए अलग अलग है। नॉन कंपीट फी सर वो भी अगर 30,000 से ज्यादा है, अप टू 30,000 नो TDS वहां पे, और सर रॉयल्टी वो भी 30,000 से ज्यादा है तभी टैक्स डिडक्ट, अप टू 30,000 टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और लास्ट में था डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, जो बेटा वहां पे आपका उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, मतलब 100 रुपए भी अगर पे करे तो टैक्स काटना पड़ेगा। तो 194J में कितने पेमेंट कवर होते हैं? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, नॉन कंपीट फीस, रॉयल्टी, और इन सब के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, बट अलग 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 लिमिट है। जैसे कि देखो ये 28,000 का पेमेंट, देखो पेमेंट करने वाला एक ही है, मिल रहा है वो भी एक ही है। प्रोफेशनल फीस 28,000 पे किया, 30 से कम है, नहीं आएगा TDS। बट FTS केस में 30,000 ज्यादा TDS 2% से आ जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सर्विस पे 2% का रेट है। अगर इधर ये 38,000 होता 30,000 से ज्यादा, तो 10% से TDS आता प्रोफेशनल फीस के केस में। खाली फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में आपका
2% रेट है। नॉन कंपीट फीस 27,000 है, नो टीडीएस क्योंकि 30 से कम है। बट अगर 37,000 तो 10% से टीडीएस आ जाता। रॉयल्टी बेटा 32,000 का है तो 30,000 से ज्यादा 10% का रेट आएगा। बट अगर ये रॉयल्टी फिल्म वाला होता, फिल्म वाला डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2% रेट आता। और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन बेटा कितना भी पेमेंट हो 10% से टीडीएस आएगा ही आएगा। तो ये आपका 194J, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोफेशनल फीस है दोस्त, प्रोफेशनल फीस है या टेक्निकल फीस है, तो पेयर अगर छोटा इंडिविजुअल 184 आरची इसको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। और सर वहां पे आपका रॉयल्टी केस में, नॉन कंपीट फी केस में किसी भी इंडिविजुअल एचओ को काटने की जरूरत नहीं है। और सर रेम्यूनरेशन तो खाली कंपनी काटेगा। कब? पेमेंट ऑफ रेट विच एवर इज अर्लियर। ये रेट दे रखा है बेटा टेक्निकल सर्विस के लिए 2% और फिल्म वाली रॉयल्टी के लिए 2%, बाकी सब केस में 10%। और ये थ्रेशोल्ड लिमिट सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग है, 30,000 सेपरेट लिमिट है। ठीक है, बस ये जो डायरेक्टर्स फीस है वहां पे 1 रुपया भी होगा तो भी टीडीएस कटेगा, ये चीज ध्यान रखने का है। 194J एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एक इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए, इंडिविजुअल जो पर्सनल पर्पस के लिए सर्विसेज लेता है, जैसे कि मैं डॉक्टर के पास में जाके वहां पे अपना ऑपरेशन करवाता हूँ, सर्जरी करवाता हूँ बेटा, तो पर्सनल पर्पस का है। हम मैं डॉक्टर को प्रोफेशनल फीस पे कर रहा हूँ तो मैं बोला टीडीएस काट के दूंगा, वो डॉक्टर वहीं पे छुरी मार के मेरा खेल खत्म कर देगा। पर्सनल पर्पस की सर्विसेज के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो टैक्स 194J में डिडक्ट होने वाला नहीं है, फिर वो कोई भी छोटा इंडिविजुअल या बड़ा इंडिविजुअल। 194C में और सर आपका वहां पे 194J में ध्यान रखना है, कोई भी इंडिविजुअल अगर एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ले रहा है तो टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है। 194K मैंने आपको बताया था बड़ा वाला क्वेश्चन में, अगर कोई म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ऊपर इनकम बेसिकली दे रहा है तो 10% टीडीएस आएगा, प्रोवाइडेड वो आपका 5,000 से ज्यादा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और वो अदर सोर्सेज तक ही सीमित है, वहां पे आपका कैसे आएगा जो मैंने एग्जांपल बताया तो उसके हिसाब से सीमित है। 194M बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। अगर किसी को 194C में नहीं काटना है, 194J में नहीं काटना है या 194H में नहीं काटना है, 194C में कब नहीं काटना पड़ता है? एक तो देखो कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ ये दोनों सेक्शन में पर्सनल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता तो नहीं काटना होता है। और दूसरा सर अगर कोई छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो तीनों सेक्शन में नहीं काटना होता है, तीनों सेक्शन में। तो छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ तीनों सेक्शन में नहीं काटना है। पर्सनल पर्पस के लिए 194H में काटना पड़ेगा, ब्रोकरेज दे रहा हूं, मेरा घर खरीदा ब्रोकरेज दे रहा हूं, पर्सनल पर्पस है काटना पड़ेगा 194H में, 15,000 से ज्यादा है। बट 194C और J में पर्सनल पर्पस के लिए नहीं काटना है। तो अगर 194C 194M 194C 194H 194J में पेमेंट कवर नहीं होता है और पूरे साल में एग्रीगेट अमाउंट इन तीनों का जो पेमेंट है 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख है तब तो टीडीएस नहीं होगा, 50 लाख से ज्यादा है बेटा तो 5% से टैक्स डिडक्ट होगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% का रेट हो गया है बेटा। एग्जाम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं तो बस कर लेते हैं सर, जो जो होता है वो तो कर ही लेते हैं यार, क्या ही करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, हे मारा राम जी, हालत तो बेटा तुम्हारी भी खराब हुई होगी, जानता हूं मैं, सुबह से पढ़ रहे हो, बट क्या करें यार, इसी चीज के लिए तो हमने चुना है, मैंने भी उसी को चुना है, तुमने भी उसी को चुना है। यहाँ पे देखते हैं सर, मिस्टर गणेश है, एक इंडिविजुअल है कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस, इसका टर्नओवर लास्ट ईयर का 23-24 का 2.5 करोड़ था। ये सर ये बड़ा इंडिविजुअल है, इसको तो सारे सेक्शन में काटने का है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहा है फॉर रिपेयर्स ऑफ रेसिडेंशियल 194C नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रेसिडेंशियल पर्सनल पर्पस, इंडिविजुअल एचयूएफ पर्सनल पर्पस का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, बड़ा क्यों ना। तो यहाँ पे 194C में तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब 194J में, सॉरी 194M में कटेगा क्या सर? 5 लाख है, 50 लाख से तो कम है, तो अभी तो 194M में नहीं कटा, बट एक और पेमेंट कर रहा है, पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वैलिश फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है सर, यहाँ पे 80,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 80,000 है बेटा, यहाँ पे 194H में कट जाएगा, 194H में कट जाएगा क्योंकि 15,000 से ज्यादा है। और भले आपका ये बड़ा इंडिविजुअल तो काटना पड़ेगा, और कितना परसेंट से काटेंगे, कब पेमेंट कर रहा है, डेट नहीं लिखी है, अगर वो 1 अक्टूबर 2024 के पहले है तो 5%, नहीं तो 2% से कटेगा। और इधर 194M में भी नहीं आने वाला क्योंकि 5 लाख से कम है।
दूसरा, राजेश अ होलसेल ट्रेडर, 95 लाख का लास्ट ईयर टर्नओवर था। सर ये छोटा इंडिविजुअल, इसको 180 हर चीज में काटना ही नहीं है, सी में नहीं काटना है, जे में नहीं काटना है, एच में भी नहीं काटना है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल हाउस जनवरी से मार्च 25, तो सर ये तो पर्सनल पर्पस का भी हो गया, बट सर वैसे भी 190 वो सी में नहीं काटना था। कितना, 20 लाख जनवरी, 15 लाख फेब और 20 लाख मार्च। 190 वो सी में तो नहीं आएगा, बट 194 एम में क्या आया, अगर टोटल अमाउंट देखो 20 प्लस 15 प्लस 20 ये हो गया 55 लाख। सर 50 लाख से ज़्यादा, यस सर 194 एम में काटना पड़ेगा। और क्योंकि ये जैन फेब मार्च है, मतलब 1 अक्टूबर 2024 के बाद में 2% से कटेगा, ध्यान रखना है। मिस्टर सतीश सर सैलरीड इंडिविजुअल, इसका तो ऑडिट ही नहीं होना है, तो छोटा क्या, बहुत छोटा इंडिविजुअल है। तो 194 सी एच और आपका 194 हर चीज में काटना ही नहीं है। और ये पेमेंट कर रहा है ब्रोकरेज का, ठीक है, फॉर बाइंग अ रेसिडेंशियल हाउस, तो इन दैट केस ये 194 एच में काटना पड़ेगा। सॉरी 194 एच में नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि छोटा इंडिविजुअल, तो 194 एच में तो नहीं काटना पड़ेगा क्योंकि छोटा इंडिविजुअल, बट क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है तो आपका 194 एम में कटेगा और 2% से, क्योंकि मार्च में पेमेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वहां पे मिस्टर धीरज पेंशनर, इसका भी सब छोटा इंडिविजुअल है, तो 194 हर चीज में नहीं काटने का है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मेड ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर 24 रिकंस्ट्रक्ट रेसिडेंशियल, सर इसको काटना ही नहीं है, तो 194 सी में तो नहीं काटना है। और क्या 194 एम में काटना है, 50 से कम है सर, तो 194 एम में भी नहीं काटना है। ये 194 एम बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो हमने डिस्कस किया। 194 टी एक नया सेक्शन आया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 194 टी, 194 टी क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट 24 सर आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, बता रहा हूँ, पक्का आ रहा है सर। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने पार्टनर को क्या क्या पे कर सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर सकती है, सैलरी पे कर सकती है, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर इन प्रॉफिट पे कर सकती है। तो शेयर इन प्रॉफिट तो इसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, तो उसके ऊपर तो टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि वो 10(2) में इसके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, और एग्जेम्प्ट इनकम को भी टैक्स काटते नहीं। बट बाकी जो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है पार्टनर को रेसिडेंट पार्टनर को, वो अगर 20,000 से ज्यादा है बेटा पूरे साल में, तो आप टोटल करोगे तो 24,000 होता है, 20,000 से ज्यादा है, 10% से टीडीएस काटना पड़ेगा। 194 टी के अंदर ये नया सेक्शन आया है ना, ये ध्यान रखना है। 20,000 तक कोई काटने की जरूरत नहीं, 20,000 से ऊपर होगा 10% से काटोगे। शेयर इन प्रॉफिट पर नहीं काटना क्योंकि वो एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, वो एग्जाम्पल में समझ आएगा। 194 पी बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन सर, कि जो कोई भी सीनियर सिटीजन है, उसका खाली पेंशन इनकम है। कौन सा इनकम है, एक तो ओनली पेंशन इनकम है, ओनली पेंशन इनकम, और उसी बैंक से जहां से पेंशन इनकम आ रहा है बस इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, और कोई इनकम ही नहीं है, ऐसा वो डिक्लेरेशन देते हैं। और उनका एज 75 ईयर से ज्यादा है। तीन चीजें, एज 75 ईयर से ज्यादा हो रहा है करंट ईयर में, दूसरा ओनली पेंशन इनकम, और उसी बैंक से इनकम आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन आरडी, उसी बैंक से, कोई और बैंक नहीं। और ऐसा डिक्लेरेशन देते उस बैंक को, तो बैंक क्या करेगी, स्पेसिफाइड बैंक उस रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में 194 पी में टैक्स डिडक्ट करेगी। कैसे भाई, स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे, सब एटीसी का डिडक्शन। एक मिस्टर शर्मा वाला क्वेश्चन है, इस पीडीएफ में मैंने फर्स्ट पेज पे वो क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बता देता हूँ फटाफट बता देता हूँ सर, आपका जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ ये देखो, मिस्टर शर्मा को पेंशन मिला था 52,000 का, 12 महीने का 6,24,000, स्टैंडर्ड माइनस किया 50,000, 574 वहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर्स में एफडीआर के ऊपर वहाँ पे आपका सर इंटरेस्ट आया, 20 लाख का एफडी करवाया था, और 20 लाख के एफडी के ऊपर 8% की रेट से इंटरेस्ट आ रहा है, 1,60,000 इनकम फ्रॉम अदर्स उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। और सेविंग बैंक से भी शर्मा जी को इंटरेस्ट आ रहा था 9,500, अदर्स उसमें टैक्सेबल होता है, 169,500 आ गया। टोटल जीटीआई 743,500 हो गया। अभी इंटरेस्टिंग है, हिडन है, क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा सर, ठीक है, प्लीज देखना सर। 9 o'clock को स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, हाँ क्या, हाँ हो जाएगी, इसलिए तो मैं लगा हुआ, नहीं होती है तो देखते हैं, बाकी हो जाएगी तो क्या ही करेंगे। अब देखो एटीसी का डिडक्शन, जो एफडी करवाया था ना, 5 साल का एफडी करवाया था एसबीआई के अंदर, एसबीआई से ही सब पेंशन आ रहा है और एसबीआई में ही ये इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है। तो 5 साल का एफडी करवाया तो एटीसी में डिडक्शन मिलता है, एफडी करवाया अगर 5 साल या उससे ज्यादा का, तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन बेटा, 2 लाख का एफडी का अमाउंट है, बराबर है, और आपका 1,50 का इस साल जो एफडी कराइए, तो देखो टोटल 20 लाख का एफडी है, बट इस साल 2 लाख का करवाया, इस साल 2 लाख का, तो उसी का तो डिडक्शन मिलेगा। तो 2 लाख और 150 मैक्सिमम एटीसी में 150 मिल जाएगा। और एटीटीटीबी के अंदर बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट, क्योंकि शर्मा जी रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, तो उनके एफडी एज वेल एज सेविंग बैंक दोनों के इंटरेस्ट के सामने
वहां पे आपको 80 टीडीबी में डिडक्शन मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 169,500। 80 टीटीए में खाली सेविंग बैंक का मिलता है, 80 टीटीबी के अंदर दोनों का मिलता है, तो 169 बट मैक्सिमम 50,000 विच 50,000। 543,500 एनटीआई आ गया। इस तरीके से ये हिडन इन्फॉर्मेशन था। एक तो ये वाला लोग अक्सर गलती करते हैं, जो डिडक्शन देने वाला एटीसी वाला, और दूसरा सर यहाँ पे 80 टीटीबी में गड़बड़ करते हैं, और कई लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन देना भूल जाते हैं वहां पे। ओके, अब यहाँ पे 543 को फर्स्ट 3 लाख जो होगा बेटा, ठीक है, फर्स्ट 3 लाख जो होगा उसके ऊपर टैक्स तो क्या आएगा, नील, क्योंकि सीनियर सिटीजन रेसिडेंट ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हैं तभी तो डिडक्शन मिला है। नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5% 10,000, और बैलेंस जो 43,000 है उसके ऊपर 20% 8,700, बेसिक टैक्स 18,700 आ गया। उसमें रिबेट मिलने वाला नहीं, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है, सच्चा जाने वाला नहीं है, तो एचईसी ऐड कर दो 748। टोटल टैक्स आ गया 19,448, इसको राउंड ऑफ कर दिया 19,450 हो गया। ये 19,450 वो एसबीआई क्या करेगा, शर्मा जी ने डिक्लेरेशन दिया कि मेरा खाली पेंशन इनकम है और कहीं वो इनकम नहीं है, तो उस 19,450 को एसबीआई क्या करेगा, टैक्स के फॉर्म में 194P में काट देगा, और उस केस में शर्मा जी को अपना रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है, ये रिलैक्सेशन है। एक और क्वेश्चन पूछा कि मान लो ये जो एफडी है ना, एफडी शर्मा जी ने एसबीआई में ना करवा के किसी और बैंक में करवाया होता, तो फिर 194P अप्लाई नहीं होगा, शर्मा जी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, इफ एफडीआर इज इन कैनरा बैंक देन एसबीआई शैल नॉट डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194P एंड मिस्टर शर्मा इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). लेकिन हाँ, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्या एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कि उस केस में एफडी, क्यों कैनरा बैंक में, तो कैनरा बैंक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना है सर, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है वहां पे आपका 160 का एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है, 50,000 से ज्यादा सीनियर केस में वो 194A के अंदर टीडीएस आपका काटेगा 10% की रेट से, ये एक्स्ट्रा चीज है वहां पे। ओके, तो ये चीज वहां पे आ गया 194P में हो गया, कहां पे हो गया 194P। 194P के बाद में चल रहा है अभी तक स्ट्रीम, देखते हैं कब तक चलता है, जय माता दी, चलता रहे, कम से कम टीडीएस तो पूरा करवा दे, ठीक है। 194J 194KMRTTR करवा रहा हूँ, टी हो गया है, पी करवा दिया है मैंने, ठीक है। 194Q बात करते हैं, नहीं तो वो टीसीएस के साथ में मैं आपको दे दूंगा 194Q वैसे भी। तो सर यहाँ पे 194 एक आर 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 बात करते हैं, आर 194 आर क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन जो छोटा इंडिविजुअल, छोटा एचयूएफ नहीं है, और वो किसी भी रेसिडेंट पर्सन को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, ठीक है, कि मान लो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और ये डॉक्टर है सर, ये कोई बड़ी कंपनी आईफोन की कंपनी और ये आईफोन का डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी, या फिर आपका ये कोई भी बिजनेस करता हो, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, टेक्निकल गुरुजी, कोई भी हो सकता है, और उसको वैल्यू ऑफ बेनिफिट परक्यूजिट मनी दे रहा है, मतलब गिफ्ट वैल्यू परक्यूजिट, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए जो प्रोडक्ट दिए जाते हैं बेटा, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस अगर वो पूरे साल में जो दिया गया है वो 20,000 से ज्यादा है मेरे लाल, 20,000 से ज्यादा है, ठीक है, तभी टीडीएस आएगा 10% से। तो अगर मान लो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हेलो गाइस, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूं, किसका 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 सर, इस ग्लास का रिव्यू कर रहा हूं, स्टील का ग्लास बहुत जबरदस्त है सर दोस्तों, इसमें ऐसा है वैसा है, और स्टील कंपनी ने मेरे को ये रिव्यू करने के लिए दिया है फॉर एग्जाम्पल, और फिर बाद में ये स्टील कंपनी ने, ऐसा बहुत महंगा ग्लास है और ये 20,000 से ज्यादा का है, और मैंने ये रिव्यू करके ये ग्लास रिटेन कर लिया, रिटेन अपने पास में रख लिया, मैंने वापस दिया ही नहीं, रिटर्न नहीं किया है, तो सर मान लो 25,000 का ग्लास है, उस स्टील कंपनी को 10% से 25,000 पे टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन मैं सर वो रिव्यू करके और वापस रिटर्न कर देता हूं, तो उस केस में वो टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। या इसके अलावा मुझे कोई भी गिफ्ट मिलता है कि भाई मेरा बिजनेस और प्रोफेशन में कोई रिलेशन है और मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, वैल्यू बेनिफिट दे रहे हैं, कोई परक्यूजिट दे रहे हैं, कहीं घूमने भेज रहे हैं, कोई होटल में ठहरा रहे हैं, कहीं कहीं पे भी कुछ भी मतलब अयाशिया करवा रहे हैं, तो उस केस में बेटा 20,000 से ज्यादा अगर पूरे साल में होगा तो टैक्स 194R के अंदर 10% से कटेगा। खास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जो रिव्यू करने के लिए पैसा दिया जाए वो तो 194J में प्रोफेशनल फीस है, 30,000 से ज्यादा होगा तो टैक्स 194J में होगा 10%। बट उसको जो प्रोडक्ट, ये बॉटल आईफोन मुझे मिला यार, आईफोन मुझे मिला कि भाई रिव्यू करके दो एप्पल ने, मैंने रिव्यू किया इसका और ये 70,000 का आईफोन है, उन्होंने बोला आप ही रखो इसको, मैंने कहा थैंक यू सो मच, तो 70,000 पे वहां पे
टैक्स डिडक्ट होगा 10% से। बट मैंने रिव्यू करके ये वापस दे दिया, मेरे को मेरा पैसा मिल गया रिव्यू करने का, मैंने ये वापस दे दिया, तो सर कोई टैक्स डिडक्ट होने वाला नहीं है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ओके, मई 2023 आई गेस, एग्जैक्ट डोंट रिमेंबर, बट सर वहां पे आपका क्वेश्चन आया था कि जयपुर की एक लेडी है जो यूट्यूब पे कार का रिव्यू करती है, कार कंपनी ने उसको कार दिया, रिव्यू किया, कार वापस दे दिया, टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, 194 उसके बाद में सर ये, अच्छा ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है कि अगर लेट डिडक्ट किया है, लेट डिडक्ट किया या लेट वहां पे आपका डिडक्ट करके जमा नहीं करवाया है टीडीएस, जमा करवाना कब होता है? अगले महीने की 7 तारीख, मार्च के केस में 30 अप्रैल तक करवाना होता है। तो अगर वहां पे लेट डिडक्ट किया है तो लेट डिडक्शन के लिए 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। और लेट डिपॉजिट किया है तो लेट डिपॉजिट के लिए 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ब्याज देना पड़ेगा। कहां से कहां तक? अगर लेट डिडक्ट किया ना दोस्तों, तो जिस दिन डिडक्ट करना था उस दिन से लेकर के एक्चुअल डिडक्ट किया है वहां तक, एक दिन भी ऊपर हो गया तो 1 महीना काउंट करोगे। और सर अगर लेट डिपॉजिट किया है तो जिस दिन डिपॉजिट करना